ना बनाई हो पैदा करने की या पैदा करने के बाद की, या मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी प्लानिंग करी हो उनकी बच्चे से रिलेटेड, बच्चे पैदा होने से पहले बच्चे से रिलेटेड कुछ भी योजना बनाई हो, है कोई? एनीबॉडी? नहीं? आप में से कोई, मतलब सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। आप दुकान करते हैं, मान लो दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलने से पहले खोलने की योजना बनाते हैं कि मुझे ये इतनी इस चीज़ की दुकान खोलनी है, इसका इतना स्कोप है, इसमें मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, उस जगह पे ठीक चलेगी, उस जगह पे इसकी मार्केट है, इस जगह पे इस तरह से होगा। ऐसे करते हैं हम लोग, प्लान करते हैं, हर चीज़ के लिए प्लान करते हैं। किसान है, वो खेत में फसल बोने से पहले पहले धरती को तैयार करता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर बीज खरीद के लाता है, अच्छा बीज खरीद के लाता है ताकि अच्छी फसल हो, फिर वो उसके ऊपर मेहनत करता है, प्लान करता है पूरा फसल के लिए। इसी तरह से आप घर बनाते हैं तो प्लान करते हैं, आप सब कुछ करते हैं तो प्लान करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हम लोग जो थे, वो बच्चों को तो खुदा की रहमत मानते हैं। क्यों जी? और खुदा की रहमत आपके घर में आने वाली है और आप उसके लिए कोई प्लान नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कोई ना कोई प्लानिंग, क्या नहीं होनी चाहिए ना भाई। हम लोग भी जब हम बात करते हैं कि परमात्मा का दूसरा रूप है, खुदा का रूप हम मानते हैं बच्चे को, हम ये मानते हैं कि हमारे घर में अगर ये नई कोई आत्मा आई है, नई सोल आई है, नया कुछ आया है, तो ये जीव जो है ये उसका रूप है, जो परमपिता है, जिसको हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं। तो उस रूप के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो आपको इतना भरोसा हो कि वो अपना प्लानिंग अपने आप लेके आएगी और हमको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके आने के बाद हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे पास उस बच्चे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ये बड़ा अजीब सा है हमारे समाज में, सारी समाज में। और पिछले 20 साल की रिसर्च में जो चीज़ मेरे सामने आई, जो सबसे ज़्यादा मेरे सामने आई, वो ये आई कि अगर अपने समाज में करप्शन है, चोरी है, डकैती है, लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, दंगे हैं, या नफरत है, या कुछ भी गलत काम है, उसका एक ही कारण है कि हम उस खुदा की रहमत के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। क्योंकि यदि आपने उसके लिए कोई प्लानिंग कर ली होती ना, तो आप में से, हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उसको ऐसा माहौल दे जहां हम उसको अकेला छोड़ने से भी डरें। या है नहीं भाई? आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके मेहमान के आने से पहले आपको यह मालूम होता है कि मेरे घर में 4 लोग आने वाले हैं, तो आप चारों लोगों के बैठने की व्यवस्था करते हैं, चारों लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं, चारों लोगों के सोने की व्यवस्था करते हैं। अपने पास कमरा छोटा है, एक जगह पर नहीं बैठा पाएंगे, या परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं, तो हम अपने पड़ोसी को बोलेंगे कि तुम्हारी बैठक आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ 4 मेहमान आने वाले हैं। नहीं वहाँ पर भी है तो हम किसी होटल में बुक करेंगे, चाहे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उस मेहमान के आने से पहले हम उसका इंतज़ाम करेंगे सब कुछ, कि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन बच्चे के आने से पहले हमने समाज में कितनी ऐसी कोशिश करी कि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए? नथिंग एट ऑल, जीरो कोशिश। अब इसके लिए अगर कोशिश नहीं करी तो भाई फिर तो समस्या, इसका मतलब बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, आप अपने जानकारों को, दोस्तों को, अपने आप को देखोगे, जो भी माँ बाप हैं यहां पर, जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जिसके घर में बच्चे हैं और उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता, बड़ा हो गया, मतलब ये मान लीजिए 15-16 साल तक हो गया, और वो उसको बैठा के समझाते हो कि बैठ,
तुझे बात समझाता हूँ, सुन ध्यान से। ऐसा करते ना हम लोग। तो ये डायलॉग किस किस ने बोला है कि हम जो कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं? बोला है किसी ने? बोला है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। बोला है? आपने बोला है ना? सब बोलते हैं। मैंने आज तक एक माँ बाप नहीं देखा जो ये ना कहता हो कि जो हम कर रहे हैं सब तेरे लिए कर रहे हैं, हमारा जो है सब तेरा है ना? लेकिन प्लॉट अपने नाम करवाते हैं, सारी चीजें तो खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और बोलते हैं उसको कि तेरे लिए हो रहा है। लेकिन वो कब? जब हम मर जाएंगे तब। तो वो फिर मरने की वेट करेगा कि जब ये मरेंगे तो हमारे पास आएगा। एनी हाउ, दरअसल ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको हम घंटे 2 घंटे में या 2-4 घंटों में नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो ये वो होगी, तो आज का जो ये सेशन है, जो अभी का ये सेशन है, इसका पर्पस है कि आप लोगों के दिमाग में बात का आज बीज डल जाए कि भाई ये भी एक दृष्टिकोण है सोचने का, ये भी एक एंगल है सोचने का बच्चों की परवरिश को लेकर के। क्योंकि हमारे यहाँ आप जाएंगे ना, सरकार के बनाए हुए बड़े बड़े सेंटर्स हैं, डेयरी सेंटर है जिसके अंदर आपको बकरी पालना सिखाते हैं, भेड़ पालना सिखाते हैं, आपको भैंस पालना सिखाते हैं, गाय पालना सिखाएंगे, घोड़ा पालना सिखाएंगे, मछली पालन सिखाएंगे, झींगा पालन सिखाएंगे, कुत्ता पालन सिखाएंगे, सुअर पालन सिखाएंगे, लेकिन आदमी कैसे पालना इस पे एक भी सेंटर नहीं है। नहीं, आदमी का बच्चा कैसे पालना है उस पे तो एक भी नहीं है। कोई धर्मगुरु नहीं बोलता, कोई टीचर नहीं करता, कोई विद्यालय नहीं करता, कोई मदरसा नहीं करता, कोई मस्जिद नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई एमएलए एमपी, कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करता। क्योंकि यदि आपने बच्चों पे बात करनी शुरू कर दी तो फिर आपको अपने बच्चे में और मेरे बच्चे में फर्क दिखना बंद हो जाएगा। और जब आपको मेरे और आपके बच्चे में फर्क दिखना बंद हो गया तो फिर हमारे अंदर भी फर्क खत्म हो जाएगा, और हमारे अंदर फर्क खत्म हो गया तो इनकी सियासत नहीं चलेगी। नहीं, इसलिए कोई नहीं बात करेगा। तो ये बात करनी पड़ेगी मां बाप को, ये बात उनको करनी पड़ेगी जिनको बात समझ में आ गई। और बात समझ में आने की शुरुआत बहुत आसान है, पूरी बात समझ में आना ये बड़ी बात है। इसके लिए आपको अपना दिल, दिमाग और सब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा कि इंसानी जो दिमाग है, इंसानी जो बच्चा है, जो कुदरत की ये रहमत है, ये क्या सोचती है, कैसे सोचती है, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं कि वो कैसा सोचे, और वो कैसा सोचता है कि ये कैसा सोच रहे हैं और इनको कैसा सोचना चाहिए, ये सब कुछ हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 2 पीढ़ियां तो बैठी हैं कम से कम, और दोनों पीढ़ियों में से दोनों पीढ़ियों का आपस में क्लैश रहता है। इनको लगता है कि ये नहीं समझते और इनको लगता है कि ये नहीं समझते। क्यों जी? बड़ी पीढ़ी को लगता है कि छोटी पीढ़ी नहीं समझती, और ये हमेशा से लगा रहा, और छोटी को लगा कि बड़ी नहीं समझती। नहीं, जबकि असली बात यह है कि बड़ी पीढ़ी को समझना किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए छोटी पीढ़ी को समझना आया नहीं। क्योंकि बड़ी तो सिखाएगी ना छोटे को समझना। छोटे बच्चे को थोड़ी मालूम है कि मुझे कैसे सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। उससे बड़े वाली पीढ़ी कुछ कर रही होगी तो ही तो वो सीखेगी कि बड़ी जो कर रही है हम तो वैसे ही चलेंगे भैया। क्योंकि जो आपके बच्चे अभी इन स्कूलों में जाते हैं और जो चीजें सीख रहे हैं, आपने उनसे कम सीखा है वो, और आपने बिल्कुल नहीं सीखा है वो जो आज सीख रहे हैं।
अभी वो गुलामी की दिशा में जा रहे हैं आपके बच्चे, मेरे बच्चे। आप आज़ादी के दौर में पैदा हुए हैं और आप आज़ाद रहे हैं, लेकिन अब सोच में, समझ में, काम में, दिनचर्या में पूरी इसमें गुलामी आती जा रही है और ये हमें मालूम ही नहीं है। बहुत आसान से, मतलब सब, हर कोई, समाज का हर तबका इस तरीके से अपने आप को मतलब संकीर्ण हो रहा है, कोने में दुबक रहा है। सबको लग रहा है जैसे ये समाज मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है मेरे लिए नहीं है, आपको लगेगा आपके लिए नहीं है, आपको लगेगा पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, हमको लगेगा पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। मैं भी अपने बच्चे को अपने पड़ोसी के घर नहीं भेज पा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? आप भी नहीं भेज पा रहे हैं। आपको भी डर लगता है अगर आपका बच्चा गांव के अंदर अकेला रह जाए, शहर के अंदर अकेला रह जाए और आप गुम हो जाए, तो आपका दिल एकदम से बैठ जाएगा कि समाज इतना खराब हो रखा, पता नहीं क्या होगा। और मेरा भी। लेकिन जब मैं छोटा था, 2 दिन घर नहीं गया, तो मेरी मां को पता है जहां होगा अपने आप खा लेगा, जिसके घर होगा अपने आप, समय पे जो भी होगा अपने आप, को टेंशन ही नहीं थी। मेरे वक्त में मेरी माँ को, मुझे ध्यान है कि मैं अगर मेरे दादाजी थे जिस किसी के दोस्त थे, वो उनके घर 2-2, 3-3 दिन में रुकता था, वहीं सो जाता था। रात को आया स्कूल, अगले दिन स्कूल वहीं से चला गया, नहा धो गए, बस घर से लोगों से कपड़े मंगवा लिए और टेंशन ही नहीं है कि जहाँ होगा, जिसके भी घर होगा वो अपने आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उस दौर को और आज के दौर को जब मैं अंतर देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है हमारे अपने बच्चों के लिए मुझे, कि हम फेल हो गए एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज अ माँ बाप, कि हम अपने बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाए। तो मैं कुछ इंसिडेंट्स के साथ बातचीत शुरू करूँगा जो आमतौर पे हमारे यहाँ होता है, हमारे घरों में होता है। हो सकता है कि आपके घरों में थोड़ा रिवाज अलग हो, तो उसको उसी कंटेक्स्ट में समझिए जिस कंटेक्स्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप में से कोई बता सकता है मुझे कि बच्चा सीखना कब शुरू करता है? बताइए। जन्म से। कोई और आइडिया? 2 साल में। कोई और आइडिया? 3 साल में। हाँ जी, 10 महीना। 2-4 महीने में। माँ को ये मालूम होता है कि जब मैं ऐसी कोई बात कहती या सुनती हूँ तो पेट में पल रहे बच्चा रिएक्ट करता है, लात मारता है, या एकदम से फीलिंग आती है कि अभी उसने, और जब दोबारा से वो बात होगी तो दोबारा से फिर ऐसा नहीं होता। ऐसा माँ को ये पता होता है। अभिमन्यु की कहानी आपने अगर सुनी हो, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर महाभारत की जो कथा है उसमें एक किरदार है अभिमन्यु। हालांकि उसके बाद हमारे वहाँ और आपके यहाँ कोई नहीं आया जो जन्म से पहले सीख के आया हो। लाक्षागृह तो अलग है, वो लाख का घर था, वो षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में एक अभिमन्यु किरदार है, सुभद्रा और हाँ अर्जुन पुत्र जो है, सुभद्रा जो है वो कृष्ण के पास रात को बैठ करके कहानी सुन रही होती है कि मुझे आप सिखाइए कि चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है और चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है और कैसे निकला जाता है। तो वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे वो उसको कहानी सुना रहा होता है, ऐसा कहा जाता है। और अभिमन्यु जो है, वो सुभद्रा जो है, वो उसकी वहाँ तक की कहानी सुनती है जितने में वो चक्रव्यूह में घुसता है, और उसके बाद वो मतलब सो जाती है। तो वो कहानी अगली नहीं सुन पाती। तो वो जो अभिमन्यु है जब बड़ा होता है, योद्धा बनता है, तो कृष्ण कहता है कि सुभद्रा का और अर्जुन का जो पुत्र है, जब इमरजेंसी आ जाती है कि उधर से चक्रव्यूह रचा गया है, उधर से अर्जुन को कहीं और जाना पड़ गया युद्ध लड़ने के लिए, तो फिर कृष्ण कहता है कि जो सुभद्रा पुत्र है अभिमन्यु, उसको, वो इतना मतलब बुद्धिमान है कि उसको चक्रव्यूह में घुसना आता है।
क्योंकि उसने वो कहानी सुनी हुई है। बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगेगा, अगर आपने गौर किया हो, कि कोई वारदात आपके सामने हो रही है, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये वाली बात मुझे देखी हुई सी लग रही है, कि मैंने पहले भी कभी इस सिचुएशन पे मैं गया हूं। इसको डेजा वू बोलते हैं आजकल, कि ऐसी ऐसी वार इस मतलब इस जगह पे मैं पहले आया हूं, ऐसा महसूस होगा। वो आप सपने में आए हो या किसी स्क्रीन में देखा है या कैसे देखा है, वो नहीं मालूम चलता आप लोगों को। वो मेमोरी के किसी अंश में वो छुपा होता है। असल तो बात यह है कि हमारे जो सेल हैं, हमारे जो बॉडी में जितने भी सेल हैं, एक एक सेल के अंदर हमारी सारी पुरानी पीढ़ियों का ज्ञान सुरक्षित पड़ा हुआ है। असली तो बात यह है, साइंस की जो मैं बात कहूं, अगर साइंस ये कहती है कि 7वें महीने से, प्रेगनेंसी का जब 7वां महीना होता है, 7th मंथ होता है, तो 7वें महीने में बच्चे का दिमाग पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यानी जब हमारे बच्चे का प्रेगनेंसी का जब 7वां महीना है मां के पेट में, उस टाइम के बाद बच्चा सब कुछ सुनने लग जाता है, सब कुछ सुनने लग जाता है। अब आती है बात समझने की। समझने कब लग जाता है? समझने कब लगता है बच्चा? कब लग जाएगा? अंदाजा लगाओ, बताओ। बताइए, कुछ भी बोल दीजिए, कब लग जाएगा समझने? 2 साल, 3 साल, किसी ने, आपने बोला था 10 महीने का भी समझने लग जाता है, 2 साल का भी लग जाता है। फिर साथ के साथ आपकी उम्र कितनी है? 24 साल है। इसके घर वाले भी बोलते समझता ही नहीं है। 24 साल तक भी समझने नहीं लगा अभी तक। तो मतलब मां कहेगी कि समझने लग गया है, पापा कह रहे हैं कि नहीं है, अभी तक भी समझने नहीं लगा। असली बात यह है, भाषा समझ में आती है कि नहीं आती है, हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं और ये आप हम दोनों कुछ बात करने लगे और वो भाषा आपकी भाषा ना हो, तो क्या आप ये समझ लेंगे कि हम लड़ रहे हैं, कि समझा रहे हैं, कि प्यार से बात कर रहे हैं? आ जाएगा समझ या नहीं आएगा? क्वेश्चन समझिए। आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, हम क्या कह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे बात करने के तरीके से क्या आप ये समझ जाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, कि प्यार से बात कर रहे हैं, कि एक दूसरे को समझा रहे हैं? हमारे हाव भाव से समझ आएगा। क्या कभी ऐसा महसूस किया है आपने कि बच्चा आपका 4-5 महीने का है और आपकी गोदी में है, और मां ने बच्चा दूसरे की गोदी में दिया तो जाते ही रोने लग गया? उसको कैसे पता लगता है कि गोदी किसकी थी? कैसे पता लगता है उसको गोदी किसकी थी? कैसे लगता है आपको? कोई बताएगा? कोई मां बताएगी? बच्चे को कैसे पता चलता है कि मेरी मां की गोदी है? हाँ, तो बचपन से अगर मां की गोदी में रहता है, लेकिन बच्चा समझता है कि मैं किसकी गोदी में हूं, गोदी तो गोदी है। अगर उसी के स्टाइल में, उसी की तरह से अगर कोई दूसरा बंदा लेगा तो बच्चा समझ जाएगा कि ये मेरी मां की गोदी नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्मेल का, स्पर्श से भी ज्यादा स्मेल का। बच्चा सूंघ कर जानता है कि मैं अब किसकी गोदी में हूं, और जिस आदमी को उसने सूंघा होता है वो उन्हीं की गोदी में जाके रहता है, बाहर का कोई आदमी आ जाए तो नहीं। और सिर्फ सूंघ कर नहीं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको परिवार का एक भी आदमी पसंद नहीं करता, लेकिन आने के बाद अस्सलाम वालेकुम बोलना पड़ता है उसको कि ये पसंद बिल्कुल नहीं है हमारे घर में आता हुआ, पर ये आ जाए तो आ जा भाई, चल बैठ, कोई नहीं, चल चाय बनाओ, वो सब करना पड़ता है। उस व्यक्ति के आते ही रोना शुरू कर देगा। बच्चा नहीं करता, पता लग जाता है उस बच्चे को कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं? जब आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है, आपको पता नहीं है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन आपके यहां एकदम दिल में होता है यार कुछ गड़बड़ है जो बोल रहा है,
आपको कुछ नहीं पता, सच्चाई का कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बोलने के केवल टाइप से पता चल जाता है। ऐसा कैसे होता है? फिर आपने ऐसा भी कई बार देखा होगा कि आपकी किसी सहेली का या आपके किसी रिश्तेदार का फोन आया और आप कहो, अरे मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। नहीं होता ऐसा कि आपने याद किया और विद इन 1 मिनट से पहले पहले 60 सेकंड से पहले पहले कॉल आ गई। कुत्ते को कैसे पता चलता है कि ये चोर है? मतलब मालिक जा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और हम घर वाले क्या बोलते हैं? डरना मत, डरना मत। जब कोई कुत्ता भौंक रहा होता है, कोई गेस्ट आया है और उसके घर में पालतू कोई कुत्ता है और वो उसके ऊपर भौंक रहा है, तो हम घर वाले क्या बोलते हैं कि डरना मत। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन का एक दूसरा टाइप होता है वो होता है वाइब्रेशंस। हम जो सोच रहे होते हैं वही भाव ट्रांसफर हो रहा होता है सामने वाले को। मैं यहां खड़ा होकर के यदि मेरे दिमाग और दिल के अंदर कोई भी नेगेटिव बात होगी ना, कुछ भी नेगेटिव होगा, कुछ दिल में कोई चोर होगा, कोई खोट होगा, कोई नफरत होगी, कोई वासना होगी, एकदम ट्रांसफर हो जाएगी। एकदम से पता चल जाएगा कि ये आदमी में ये वाली गड़बड़ लग रही है, जबकि उस कोई हरकत नहीं करी, कुछ नहीं करा, केवल सोचने भर से, और वो सामने वाले को पता चल जाता है। छोटे बच्चे की ये स्पेशलिटी होती है, जब तक उसने बोलना नहीं सीखा वो केवल और केवल वाइब्रेशन से सीखता है, समझता है। और हमारे घरों में कैसी वाइब्रेशंस हैं, यदि हम थोड़ा गौर कर लें तो हमें पता चलेगा कि हमने अपने घर की वाइब्रेशन को उस बच्चे के हिसाब से ट्यून नहीं किया है। रेडियो को तो ट्यून करना आता है, एफएम को तो आता है कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगाना है, टीवी को तो आता है कौन से चैनल पे लगाना है, दिमाग को नहीं आता कौन से चैनल पे लगाना है। हमको अपनी बात करने का स्टाइल नहीं बदलना कि कैसे करना है, हमको वही रहना है जो है। घर में नया बच्चा आ गया है, खुदा की रहमत आ गई है, लेकिन उसके हिसाब से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करते हैं। इसको आवाज़ को थोड़ा कम कर लें, बात में थोड़ी मिठास ले आएं, इधर थोड़ा सा जहर कम कर दें, इधर थोड़ा गुस्सा कम कर दें और प्रेम का माहौल बना दें। ऐसा तो कोई प्लान करता ही नहीं। क्यों जी? क्या करते हैं? कभी किसी कपल को मैंने करता नहीं देखा, क्योंकि मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमने प्लान किया मियाँ बीबी ने, जब हम फ़ोन पे बात करते थे तो मैंने कहा कि हम ना बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बोले कि ठीक है। फिर मैंने कहा फिर देखो बच्चे का मकसद बताओ क्या होता है ज़िंदगी में। हम बच्चा पैदा करें इसका क्या मकसद है? कि हमारा वंश बेल आगे चले, यही है मकसद। असल में बच्चा पैदा करने का मकसद वही है जो पूरी सृष्टि का है। क्या? वंश बेल आगे बढ़ाना या कुछ और? बस वंश आगे जाएगा और कुछ नहीं। असल में इसका मकसद होता है कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा, जो देखा, जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को संचय करना और अगली पीढ़ी को देना, ताकि और माहौल बढ़िया हो सके। मैं इसको ऐसे मानता हूं कि बच्चा पैदा करने का यह मकसद है। फिर मैं इसको थोड़ा और देखता हूं कि यार फिर पेड़ का क्या मकसद होएगा? वो भी बच्चा पैदा करता है। हर पेड़ पहले फ्रूट देगा, फिर उससे फ्रूट से, उसके फल से जो भी आएगा बीज बनेगा, वो बीज फिर से पेड़ बनेगा। फिर किसी जानवर को भी नहीं सिखाया वंश बेल आगे बढ़ाना, वो भी बढ़ा रहा है। और अगर आप पेड़ों की संस्कृति को देखेंगे, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पेड़ यहां पर लगा दिया और आसपास पानी नहीं है और उधर 100 मीटर 200 मीटर में कोई पाइप जा रही है या कोई पानी का स्रोत है, तो जड़ें उधर चलनी शुरू कर देती हैं। जिंदा रहने की जो प्रवृत्ति है ना, वो इतनी कठोर होती है हर जीव के अंदर। वो किसी भी कीमत पर आजीवन जिंदा रहना चाहता है, अमर होना चाहता है कि जब तक सृष्टि रहे मैं जिंदा रहूं, मैं मरूं ही नहीं। सबको ये रहता है, सबको ये रहता है। तो आखिरी सांस तक वो जीना चाहता है।
तो फिर वो अपने आप को अपना अंश बना के एक बीज बनाता है कि मैं उस बीज में जिंदा रहूं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है, और ये पहले से हमारे शास्त्रों में, ज्ञान में लिखा हुआ है कि अगला बीज पुराने फल के सारे गुण लेकर के पैदा होता है। यानी आपके बच्चे में, और अब तो डीएनए के नाम से सब आता है ना, आपका डीएनए और जीन के अंदर आपके जीवन की सारी इंफॉर्मेशन, मां की भी और बाप की भी, सब कुछ होता है। यही कारण होता है कि आपकी जब अगली पीढ़ी आती है तो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ज़्यादा स्पीड से सीखती है। जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उसको सिखाने में आपको क्लिक लगता है कि यार ये वाली मैंने तो 6 साल में सीखी थी, ये तो हाथ लगाते ही सीख गया। अगर उसके जन्म से पहले आपने सीख रखी हो कोई चीज़, तो बच्चा आपका सीखा हुआ ही पैदा होता है, उसको सिर्फ देना होता है, वो अपने आप सीख लेगा। पहले आपको ध्यान हो, डीडीटी छिड़का जाता था मच्छरों के लिए, सफ़ेद सी एक दवाई होती थी, घरों में छिड़की जाती थी। थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि जो उस दवाई का असर होना मच्छरों पे बंद हो गया, क्योंकि जिस दौर में डीडीटी छिड़की गई, वो डीडीटी छिड़कते टाइम जो माएँ, जो मच्छर, मादा मच्छर जो प्रेग्नेंट थी, उनके जो बच्चे पैदा हुए वो डीडीटी रेजिस्टेंट पैदा हुए। कब छिड़क लो, लाओ तुमको देखते हैं, हमारे पुरखों ने सिखा रखा इससे लड़ना। जो बीमारी इस पीढ़ी को होगी, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा उस बीमारी के लिए रेजिस्टेंस लेकर पैदा होगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि वो उसको अमरत्व की तरफ लेकर जाएगी कि तुम जिंदा रहो। इसलिए लाख कोशिशें करने के बाद, लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां मानव जाति बची हुई है। वरना आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र हो चुके हैं कि हमारे बचने की उम्मीदें ना के बराबर थी, फिर भी कहीं ना कहीं से हम दूब की तरह निकल आते हैं, फिर बच जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। ये कुदरत करती है अपने आप से, इसमें आपका कोई रोल नहीं। इसका मतलब क्या है कि यदि हम बच्चों के सोचने की प्रकृति को, प्रवृत्ति को समझ लेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा काम हल हो जाएगा, और हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि अब हमारे अगले स्टेप क्या हो, कि हमारे बच्चों का जीवन कैसा हो। कैसा हो बच्चों का जीवन? कैसा हो? अच्छा हो। बच्चों के अच्छे जीवन से क्या मतलब है, ये आपको बताना पड़ेगा। बताइए, हमारे बच्चे का जीवन अच्छा हो, इससे आप क्या समझते हैं? आपसे शुरू करूंगा, बताइए, बैठे बैठे। बच्चे के जीवन में मतलब खुशहाल होना चाहिए। बच्चे का जीवन खुशहाल होना चाहिए। जो चीज़ अपन नहीं कर पाए, जो हम नहीं कर पाए, वो बच्चा करे। मतलब आपकी इच्छाएं वो पूरी करे, अपनी कुछ ना करे पूरी वो। अपनी भी है, उसकी भी। अच्छा ठीक, मतलब पूछ रहा हूँ। उसका जीवन खुशहाल रहेगा, हाँ, तो अपना भी एंड जो रहता है वो खुशहाल रहेगा। नहीं मतलब आप अपने बुढ़ापे के लिए उसको खुशहाल देखना चाहते हैं? उसका भी रहेगा ना, अपना भी रहेगा। हाँ, उसका रहे, उसमें वो बात अलग है, पर उसमें अपना जरूर घुसाना है आपको। हर बाप हर बाप ये सोचता है, मैं यही बता रहा हूँ, हर बाप यही सोचता है। तो आप बताइए, बच्चे के खुशहाल होने से क्या मतलब समझते हैं? उसकी ज़रूरत की चीज़ें कितनी होती हैं आदमी की? मेरे ख्याल से तो 3 ही होती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ दौड़ रहे होते हैं हम। ये तो पूरी होगी के होता है, वो तो माँ बाप ने बना ही रखा है, फिर क्या टेंशन। वो तो वही रखा है, बाकी तो दिखावे की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें तो होके पहले से ही करके रखते हैं हर माँ बाप। आप क्या समझते हैं बच्चे की खुशहाली से? सबसे सीनियर से ही पूछूंगा, बस बैठे बैठे बताइए। नौकरी अच्छी हो, मकान बढ़िया वाला हो, घर में सारी सुख सुविधा हो, उस तरीके से उसका जीवन चले। मतलब आपने बोला वो अच्छा नौकर हो, यही बोला ना भाई? नौकरी अच्छी का मतलब तो वो अच्छा नौकर होना चाहिए। सुख सुविधाएं हो मतलब वो सामान के साथ जुड़ा रहे, चारों तरफ घिरा रहे टेक्नोलॉजी से और सामानों से। पैसे में लग जाए, पैसे पे सोए, पैसा खाए, पैसा पहने। भाई
पैसा कमाए। कोई माँ बताएगी कि बच्चे की खुशहाल जिंदगी से क्या मतलब है? सबसे सीनियर आप बताएं जी। सबसे कोने में जो बैठे हैं माता। शरीर से स्वस्थ रहे अच्छा पूरी तरह से, तो बहुत काम कर ले। जी बताएंगे, कोई बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि आप, क्योंकि ये आपका सोचना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या से सोचते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मुझे तो मालूम है, मेरे को तो 20 साल हो गए माँ बाप के बीच में ही। मैं तो यही देखता हूं कि माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना ही नहीं चाहते, वो तो उसको अमीर देखना चाहते हैं, वो तो उसको बड़ा बनना देखना चाहते हैं, वो तो मशहूर देखना चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं, अच्छा पैकेज चाहते हैं। वो तो उसको मतलब सुंदर देखना चाहते हैं। खुश तो मैंने आज तक कोई माँ बाप देखा ही नहीं कहते हुए, एक लाइन में ये कहते हुए मैंने कोई माँ बाप नहीं सुना जो अपने बच्चे के बारे में ये कहता हो कि मैं अपने बच्चे को खुश देखना चाहता हूं, हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। ऐसा तो किसी माँ बाप ने नहीं बोला आज तक भी नहीं बोला, मैं बताऊं। क्योंकि फिर मैं जब उससे ये पूछता हूं, कोई बोल भी देता है गलती से, तो उसको ये बोलता हूं कि खुश कैसे होएगा आपका बच्चा, तो वो ये कहता है कि उसके पास उसकी जरूरत की चीजें हों। इसका मतलब गरीब आदमी को तो खुश होने का हक ही नहीं है, फिर तो वो हंस ही नहीं पाएगा, झुग्गी झोपड़ी वाला तो। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो हमको वही नजर आते हैं, उनके पास चले जाओ आप, मतलब जान लुटा देते हैं मेहमान के लिए। वो जिस तरह से लड़ते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी रोज शाम को आप रोज रात गुजारिए आप उनके साथ। जितने ठट्ठे वो करते हैं, जितना हंसी मजाक आपस में वो करते हैं, जितनी मस्ती उनके बच्चे करते हैं, जितना मस्त वो जिंदगी जीते हैं, ऐसी जिंदगी मैंने तो किसी अमीर की देखी नहीं। अमीर तो रोज रात को दवाइयाँ खा के सो रहा है, उसको बीपी भी है, उसको शुगर भी है, उसको टेंशन भी है, डिप्रेशन में गया हुआ है। जो जितने बड़े पद पे बैठा है उतने डिप्रेशन में है। जो जितना पैसा है उसको उतने पैसे लुटने की टेंशन है कि इतने पैसे वहाँ मर गए, इतने पैसे वहाँ मर गए, इधर ये नुकसान हो गया, इधर ये नुकसान हो गया। मैं तो उसको देख रहा हूँ, जितना बड़ा बैंक बैलेंस है उतना ही पैसा को ठिकाने लगाने की टेंशन है। और मैं जब पूछता हूं कि बच्चा खुश कैसे रहेगा, यकीन मानिए क्योंकि हमने बच्चे की खुशी पर कभी डिस्कस ही नहीं किया, तो अभी तक किसी ने इस पे चर्चा ही नहीं की, और अगर चर्चा ही नहीं की तो इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया है, कभी नहीं किया। और ये विडंबना है कि वो जो यहाँ आपने लिखा फर्स्ट पेरेंटिंग कोच ऑफ इंडिया, पेरेंटिंग कोच मतलब मैं बच्चे पालना सिखाता हूँ, कैसे बच्चे पालना चाहिए। और मैंने इसी को धंधा बनाया कि मैं इसको ही काम बनाऊंगा, क्योंकि यहां तो सारे के सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, और पैदा करके उसका क्या करना है किसी को नहीं पता, उसके लिए लड़ना ही भी नहीं आता। स्कूल में मैडम कह रही है कि इसके ये निकम्मा है, मैडम ये कहती है ये निकम्मा है, सबके बच्चों को कहती है। कोई है जिसको ये कहती है बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका बच्चा 10 साल से ऊपर हो और ये कहती है बहुत इंटेलिजेंट है। और आपका बच्चा अगर 3 साल का होता है तो मैंने उनके दादा अब्बू को ये कहते हुए सुना है, अरे माशाल्लाह क्या दिमाग लेके पैदा हुआ है यार, हमको तो रिमोट चलाना नहीं आता और ये कम बखत ऐसे करता है, टाक से करता है, मोबाइल ऐसे चलाता है जैसे पता नहीं, जो पहले जन्मा के पेट से पैदा हुआ है, मतलब सीख कर पैदा हुआ है। नहीं, ऐसा ही होता है, कोई काम दे दो फटाक से सीख जाएगा, टेक्नोलॉजी का हो या कोई नई चीज सीखने का हो। और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहां से सीख कर आता है। करते नहीं आप लोग बात आपस में? जब तक उस बच्चे के स्कूल में उसकी मैडम ग्रेड देना शुरू नहीं करती, तब तक घर का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बच्चे जितना इंटेलिजेंट कोई बच्चा नहीं। और जैसे ही मैडम ने ग्रेड देने शुरू करे, वैसे ही हर घर का माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे वाले से निकम्मा कोई नहीं। नहीं क्यों जी, होता है ऐसे या नहीं? भाई आपके बच्चे स्कूल जाते हैं,
आप भी गए हैं। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 55, 60, 50, 50 मान लेते हैं अपन, ठीक है, 45 मान लेते हैं, ज्यादा 50 ज्यादा बड़ी संख्या हो गई। 50 हो गए, 50 बच्चों का पेपर लिया हमने। मुझे यह बताइए पहले नंबर पर फर्स्ट मुझे निकालना है पूरे ग्रुप में से, फर्स्ट कितने बच्चे आ सकते हैं? फर्स्ट आना है किसी बच्चे को, एक रैंक देना है, रैंक 1। कितने बच्चों को दिया जा सकता है रैंक 1? एक को दिया जाए, सबके बराबर नंबर आ जाए, 100 में से 100 आ जाए तो भी? भाई आपने पढ़ाई करी है और रैंकिंग आपने देखी है, बराबर नंबर होते हैं तो पहले चेक होगा मैथ्स में किसके ज्यादा है, फिर चेक होगा फिजिक्स में किसके ज्यादा है, फिर चेक होगा केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है, और तीनों ही सब्जेक्ट में सबके बराबर होंगे तो फिर ये चेक किया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसकी है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी बराबर होगी तो फिर घर से पिछवाएंगे, बताओ कितने बजे पैदा हुआ था। भाई या एडमिशन की डेट देखोगे या एडमिशन का टाइम देखोगे, चाहे आप क्राइटेरिया कोई भी बनाओगे, लेकिन किसी एक को फर्स्ट निकालने की लड़ाई लड़ेगा वो बच्चा आपका। इसका मतलब 45 बच्चों में से 45 बच्चों में से पहले नंबर पर आया एक, दूसरे पे कितने बच्चे आ सकते हैं? अच्छा एक पहले सवाल ये बता दो, अगर सारे बच्चे 45 के 45 बच्चे 24 के 24 घंटे पढ़ते हो, सारा सिलेबस आता हो, सुबह 4 बजे उठते हो, रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, या जो मर्जी जितना मर्जी पढ़ते, या जितना पूरे आज्ञाकारी बच्चे हो, तो पहले रैंक पर कोई 2 बच्चे आ सकते हैं क्या? पहले रैंक पर एक ही आएगा, ठीक है। दूसरे पर कितने आ सकते हैं? दूसरे रैंक पर, सेकंड रैंक पे, फिर तो पहले पे भी आ सकते हैं 2। सेकंड रैंक पे कितने बच्चे आएंगे? एक ही। तीसरे रैंक पे, इस तरीके से 50वें रैंक पर कितने बच्चे आ सकते हैं? एक ही आएगा। या तो सारे पढ़ें या सारे ना पढ़ें, कोई ज्यादा पढ़े कोई कम पढ़े, कोई अमीर का हो कोई गरीब का हो, कोई रात में पढ़े कोई दिन में पढ़े, जिसके जितने मर्जी नंबर हो, एक बच्चा ही पहले नंबर पर आएगा, एक बच्चा दूसरे पे आएगा, एक बच्चा तीसरे पे आएगा। इस तरीके से करते करते आखिरी नंबर पर भी एक ही बच्चा आएगा। मानते हैं ये बात? अब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और पेरेंट टीचर मीटिंग में मां बाप जाते हैं। आप में से कौन कौन गया है पेरेंट टीचर मीटिंग में? पीटीएम में कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करिए। आप भी कर सकते हैं अगर गए हैं तो। आप नहीं गए कभी? गए हैं तो हाथ खड़ा करिए। अगर हाथ है तो आपके पास हाथ तो होगा। गए हैं। पीटीएम में मैडम के डायलॉग बताता हूं, फिर आप बताना कि उनसे ऊपर भी है कुछ डायलॉग। आप बताना मैडम क्या बोलेगी। सबसे पहली बात तो पीटीएम में जाना ही महाभारत होती है आमतौर पे। मैडम माँ बोलेगी, माँ बोल के जाएगी कि अब चल तू पीटीएम में, तेरी मैडम से मैं बताती हूँ, तेरी शिकायत करती हूँ। उधर से मैडम सोच रही होती है कि आने दे आज इसकी अम्मी को, आज इसको मैं देखती हूँ। ठीक है जी, दोनों तरफ से वेट कर रहे होते हैं कि चल। और बच्चा बीच में सोच रहा था यार आज पता नहीं माशाल्लाह क्या होने वाला है। आज तो कोई बड़ी मतलब मेरी आज वाट लगने वाली है। फिर पहुंच जाते हैं जी। आपका क्या नाम है? अब मैडम बैठी है, सामने बैठी है, अब अम्मी पहचान में आ गई। रेहान रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। निकालती है मैडम। पढ़ता नहीं है ये बिल्कुल भी, पूरा दिन क्लास में बातें करता रहता है। पोटेंशियल है इसमें, दिमाग तो है, पर इस्तेमाल ठीक से नहीं करता है। यू कैन डू बेटर। बेटा आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, इसकी ट्यूशन वगैरह लगाइए या इसके ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। और फिर मम्मी कहती है रेहान बेटा अगली बार अच्छे से परफॉर्म करोगे ना? कहेगा हाँ अम्मी अच्छे से करूँगा, पक्का प्रॉमिस? और वो प्रॉमिस लेके यही होता है जी, या कोई और डायलॉग भी होता है? कोई और है?
सबके साथ यही हो रहा है। क्यों? चक्कर क्या है कि 45 बच्चे थे, अब पहले नंबर पर एक आ गया। अब पहले वाली मां को टेंशन इस बात की है कि अगली बार दूसरे पे नहीं जाना चाहिए, ये अगली बार भी ये पहले पे ही आना चाहिए। अब दूसरे वाले की मम्मी कह रही है तेरे में कम दिमाग है क्या, तू भी तो पढ़ सकता है, तेरे को किसी चीज की कमी थोड़ी है, वो देखना उसके भी तो आ गए हैं, अगली बार तू मेहनत करियो तो तू पहले पे जाइयो। ठीक है, अब इसके पहले पे जाने के लिए इसका दूसरे पे जाना जरूरी है, अगर ये पहले पे था तो। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? शाहरुख। अब शाहरुख फर्स्ट था, रेहान सेकंड था। रेहान की मम्मी ने इसको रोज आते आते पूरी वाट लगाई कि तुझे जो है ना फर्स्ट आना है। इसका मतलब अब रेहान जुगाड़ कर रहा है कि अगर मम्मी को प्रॉमिस किया हुआ अगर पूरा करना है तो शाहरुख को पेपर से पहले बुखार हो जाए तो बढ़िया है क्योंकि मेहनत तो इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा। है भाई, तभी आ सकता है ये फर्स्ट, अगर ये सेकंड आएगा तो ही तो फर्स्ट आएगा ना ये। क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं, अगर आपके घर में 2 ही बच्चे हैं और दोनों में से एक बढ़िया पढ़ता है तो आप दूसरे वाले को बोल रहे होते हो तेरे को दिखता नहीं है, वो भी तो देख, वो भी तो पढ़ रहा है, उसको उसको उसके पास क्या है, तेरे को किसी चीज की कमी थोड़ी है। वो देख सुबह 4 बजे उठता है, वो देख 5 बजे उठ के सुबह से लगा पड़ा है, वो देख उसके कितने नंबर आए हैं, उसकी मैडम भी इतना बोलती है इतना अच्छा पढ़ता है। और वो जो दूसरे वाला होता है वो फिर रेहान को उसकी मम्मी बोलती है। अब रेहान फिर जब शाहरुख को मिलता है, साले तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को करते नहीं है? सगे भाई बहन भी करते हैं ऐसे कि तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को, तू अगर नहीं पढ़ता तो मेरे हाथ से ये डांट नहीं हो रही होती है। और फिर वो उसकी किताब को उठा के फेंकेगा, फिर उसको छेड़ेगा कि ये ना पढ़ पाए, क्योंकि ये पढ़ रहा है तो मेरे को डांट पड़ रही है, ये फर्स्ट आ रहा है तो मेरे को डांट पड़ रही है। मेरा ही बच्चा, 2 ही सगे भाई एक दूसरे के इस बात पे दुश्मन हो गए कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो रही है और मेरे कम नंबर आने से मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है। और हर आदमी एक ही चीज मांगता है, हर रिश्ते से, समाज के हर आदमी से, हर जगह से रिस्पेक्ट। जितना भी लड़ाई है अपनी पैसा कमाने की, पद कमाने की, मुख्यमंत्री बनने की, एमएलए बनने की, प्रधान बनने की, सिर्फ इज्जत के लिए हो रहा है सब कुछ, और किसी चीज के लिए नहीं हो रहा। अगर समाज ये कहता है कि पैसे वाले की इज्जत ज्यादा करेंगे, चाहे वो चोर हो, चाहे वो दारू का धंधा करता हो, चाहे अफीम बेचता हो, चाहे नशा बेचता हो, चाहे लोगों को हथियार बेचता हो, चाहे नफरत फैलाता हो, अमीर है वो बस और उसकी इज्जत हो रही है, तो हमारे बच्चे देख रहे होते हैं। उस बच्चों को यह भी पता है कि यह गंदा आदमी है, बच्चों को यह भी पता है कि यह गलत काम करता है, बच्चे ये भी देख रहे हैं कि मेरे अम्मी अब्बू इस आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब मेरे पास पैसा होगा तो मेरी इज्जत होगी, नहीं तो नहीं। तो फिर हमारा बच्चा गलत रास्ते पर चलने के लिए समझो तैयार हो गया, क्योंकि कल को आपका बच्चा केवल पैसे के लिए सोचेगा। अब अगर आप प्रधान जी की इज्जत करते हो या किसी एमएलए की या किसी पद पर बैठे हुए आदमी की इज्जत करते हो और आप ये नहीं देखते हो कि उसने वो पद गलत नीति से अपनाया था कि सही नीति से, बस आप उसकी करते हो इज्जत, तो आपका बच्चा ये भी देख रहा है कि उस पद पर बैठे हुए आदमी की भी इज्जत होती है। तो फिर क्या होगा? फिर वो भी उस पद पर जाने की कोशिश करेगा कि कल को मुझे भी इज्जत चाहिए समाज से। सारी लड़ाई रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस की है। भाई मान लीजिए मेरे नंबर आए 40 100 में से, और मेरी मैडम ने बोला घर आने के, मैं पीटीएम में गया और मेरी मैडम ने बोला कि भाई 40 नंबर आए हैं, और मेरी मम्मी ने बोल दिया कि ठीक है बहुत आ गए, काहे की टेंशन है, क्योंकि मेरा बच्चा पूरा दिन पढ़ता तो रहा है, मां तो देख ही रही है ना कितना पढ़ता है हमारा बच्चा। वो पढ़ रहा था, उसकी मेहनत में कमी नहीं थी, उसको नहीं समझ आया उसकी क्या गलती बेचारे की, अगला तो कोशिश कर ही रहा है ना। कौन आप में से कौन कोई है जो अपने माँ बाप की डांट खाना चाहता है कोई है कि यार मेरे को बड़ा मजा आता है मेरी माँ के थप्पड़ खा के या मेरे पापा के थप्पड़ खा के, डंडे खा के? कोई है? गाली खा के मजा आता हो आपको, कुछ गलत बात सुन के मजा आता हो आपको, टीचर की गलत बात सुन के मजा आता हो, किसी से पीछे रह के मजा आता हो? इसका मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे, इसका मतलब बच्चा भी जानबूझकर नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई चीज है जो उसको रोक रही है ऐसा करने से।
उसको एक चीज के लिए थप्पड़ पड़ चुके हैं, वो अपने माँ बाप से प्यार भी करता है, वो फिर करता है सेम हरकत। इसका मतलब कोई चीज है जो उसको उकसा रही है वो काम करने के लिए। वो कौन सी चीज है? क्या कभी ढूंढने की कोशिश की हमने कि वो चीज उस बच्चे के अंदर इनबिल्ट है, यहां पर है, यहां पर है, या उसके एनवायरनमेंट में है? कभी ढूंढा? नहीं। कभी उसके ऊपर काम किया? नहीं। और फिर एक ही बात होएगी, समझते ही नहीं है आजकल के बच्चे, क्या करें? बात भी क्या करेंगे, हमारे वाले को तो टीवी ने खराब कर दिया। टीवी कौन लेके आया भाई घर में? टीवी वो थोड़ी लेके आया। हमारे वाले को पड़ोस ने खराब कर दिया। पड़ोस किसने दिया भाई उसको? वो पड़ोस, इन बच्चों ने खराब कर दिया, मोबाइल ने खराब कर दिया। जिसने भी खराब करा, बच्चा तो नहीं लेके आया था संसार में, वो चीज उसे पहले से मिली थी, आपने ही दी थी उसको वो। तो अगर बिगाड़ने वाला फैक्टर बाहर है तो वो आपने दिया, और अगर बिगाड़ने वाला फैक्टर उसके यहां है तो फिर आपको वो समझना पड़ेगा कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। अगर एक बच्चा पढ़ना चाहता है और दूसरा पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो कौन सा फैक्टर है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है? मैंने बहुत बार देखा, एक बच्चा क्लासरूम में होमवर्क नहीं कर रहा था, क्लास वर्क नहीं कर रहा था, लिख नहीं रहा था, और उसकी मैडम उसको सुनाई जा रही है, उसकी माँ भी उसको सुनाई जा रही है, रोज डांट खा रहा है, और जब बात की तह तक पहुंचते हैं, जब उसको प्यार से बैठ के सुना जाता है और उसकी बात पूछी जाती है, तो उसको पता लगता है मेरे को बोर्ड पे कुछ दिखता ही नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है, क्योंकि उसकी आई साइट वीक थी। तो हमको पता ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं किसी ने। वो सुना देती है होमवर्क नॉट डन, मम्मी जाके बोल देती है होमवर्क नॉट डन, तेरे को ये दिमाग खराब है, तेरा काम नहीं करता, चल काम कर। वो बैठ के जो काम मैडम मम्मी कराती है वो करवा देता है। स्कूल में क्यों नहीं लिख के लाता तू? अब इतनी जोर से बोलता है, वो डर जाता है कि मैं क्या है। जैसे वो अभी नीचे था, वो कौन सा, क्या नाम था उसका बच्चे का, है महादी। अब उसकी अम्मी बैठी है यहाँ, हाथ खड़ा करे, कौन है? आप हैं। अब वो एक नंबर का ड्रामेबाज बच्चा है, नहीं है? मतलब उसको आप, उसकी मर्जी की बात ना हो, इतने मोटे मोटे आंसू पड़ेंगे कि मम्मी पापा सोचेंगे यार हमसे कोई पाप हो गया। नहीं होता है ना? अब उसके अंदर पैदाइशी है, वो आपका कोई कसूर नहीं है उसका। अब उसका एक चीज पे मन ही नहीं टिकेगा कभी जिंदगी में, या टिकता है उसका? उसको रोज नई चीज चाहिए होती है, उसको रोज नया बंदा चाहिए होता है, उसको रोज नया खेल चाहिए होता है, रोज नया गेम, रोज नया बहाना, रोज नई चीज। आप उसको उसके बहानों की लिस्ट तैयार करोगे तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है? और मैंने तो उसको 2 मिनट बात करी, मुझे समझ में आ गया। बातें करा लो उससे सुबह से लेकर रात तक, मजा ला। आप दूसरे बच्चे पे ध्यान दे लो, दूसरे बच्चे की तरफ मुड़ते ही मम्मी अम्मी, उसी टाइम आ जाएगा वो आपके पास। नहीं ऐसा होता होगा? तो अब वो उसके अंदर कुछ ना कुछ खास है ना। देखो मैंने पकड़ लिया उसके अंदर कुछ खास है, क्या खास है वो भी पकड़ लिया। तो अब मुझे ये भी मालूम है कि वो खुश कैसे रहेगा, मुझे ये भी मालूम है उसको माँ बाप को क्या देना है। आप में से किसी को नहीं पता, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं उससे बारे में, किसी से बात नहीं करी मैंने, ना उसके पापा से बात करी, ना मैंने आपसे बात करी। मैंने उससे 2 मिनट बात करी, मुझे समझ में आ गया ये उस कैटेगरी में आता है, ये वाला बच्चा। मैंने उसको बोला, अब उसको नहीं जाना है, मान लो ट्यूशन नहीं जाना है या स्कूल नहीं जाना है, और मेरे पेट में दर्द हो रखा है, वो इतने जबरदस्त तरीके से करेगा जैसे सच्ची में ही मरने वाला है ये। ऐसे करता है? मेरे को नहीं, सांस नहीं आ रहा, है उल्टी भी कर रहा है, ऐसे ऐसे करेगा, और वो सामने वाले को लगता है सच्ची में इसकी तबीयत खराब है, लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, मोटे मोटे आंसू पड़ेंगे, बड़ा बड़ा ऐसे करेगा, और लगेगा पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है? ऐसे करते हैं ना। अब अगर मैं उसका बाप हूं या मैं उसका माँ बाप हूं, हम लोग, तो हम बैठ के उसका तमाशा देखें बढ़िया, और आप लोग चिंता में पड़ जाते हो। तो केवल अगर इतना सा काम हो जाए कि हमारा बच्चा जो कर रहा है
या जो नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है वो किस वजह से है? जो चुटकियों में काम आसान, क्यों जी? और अब ये मालूम है कि एक नंबर पे एक ही बच्चा आएगा तो बाकी सब 50 तक आएंगे, फिर टेंशन क्यों लेनी? क्योंकि अगर मेरा बच्चा पहले नंबर पर आएगा तो फिर मेरे किसी ना किसी साथी का बच्चा या उसी बच्चे का कोई दोस्त उसको पहले नंबर से जाना पड़ेगा। और यदि हमने अपने बच्चों को ये मैसेज दे दिया कि तुम्हें फर्स्ट आना है तो इसका एक मतलब हो जाएगा कि बाकी पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। और फिर वो इस भावना के साथ जब बड़ा होगा उसकी जीवन में कभी प्रेम नहीं आ सकता। फिर उसे अपनी बर्बादी का कारण कौन नजर आएगा? कोई और। वो उसका कज़न भी हो सकता है, वो उसका पड़ोसी भी हो सकता है, वो जो दूसरे धर्म का आदमी भी हो सकता है, वो दूसरी जात का आदमी भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो, उसकी क्लास में पढ़ने वाला उसका बच्चा भी हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि उसका फर्स्ट आना उनकी वजह से नहीं हो पा रहा ना। मैंने ये लेसन सीखा कब? मैंने ये लेसन सीखा कब सीखा? जब मेरा बेटा 5 साल का था तो उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया। वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। मतलब पूरी दुनिया के 14-14 साल के बच्चे, पूरे भारत के 5000 बच्चे दिल्ली इकट्ठे हुए, उनमें वो सबसे छोटा था, 5 साल का था वो, जो सबसे फास्ट कैलकुलेट करता था। 5 साल की उम्र में वो पहली में पढ़ता था, फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 स्टैंडर्ड में। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको 100 तक टेबल्स याद थी बीच बीच में से। 7 साल की उम्र में उसे 1000 तक टेबल्स लर्न थे। ह्यूमन अनाटमी, यूनिवर्स, महाभारत, रामायण, पीरियोडिक टेबल उसको 5 साल की उम्र में याद थी। अब खबरों में छप गया, इंडिया का वंडर किड की इतनी सारी उपलब्धियां, साथ में चेस का चैंपियन, साथ में उसका स्केटिंग का चैंपियन, छप गए अखबारों में। अखबारों में छपा तो चैनल वाले आ गए घर पे इंटरव्यू लेने। हमको बुला लिया दिल्ली फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में हमारी पूरी फिल्मिंग हुई तो चैनलों पे चलने लगा, पड़ोस के में मशहूर हो गया। लोग बाग वो फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए घर आने लगे तो घर में जमघट लगने लगा। फिर हमें तो अपना बोरिया बिस्तरा पार्क में लगाना पड़ा घर के सामने कि इधर ही आ जाओ यार, उधर सारा वो रहता, भीड़ रहती है। एक टाइम ऐसा आया कि वो दुखी होने लगा फोटो वायरों से, तो हमने प्लान किया कि चलो इनको मना कर देते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स हुआ घर में माहौल। लेकिन इस दौरान वो स्कूल से आया और मुझे आकर के बोलता है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? मुझे सारे बच्चे पीटते हैं क्लास के। मैंने कहा यार तुम तो कहते थे कि पूरी क्लास तेरी बेस्ट फ्रेंड है, पूरी क्लास उसकी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो बोलता है मुझे पीटते हैं बच्चे। तो मैंने बोला क्या हुआ यार, क्यों पीटते हैं? वो बोलता है कि तू गंदा है। मैंने कहा यार मेरा बेटा तो गंदा नहीं है, ऐसा तो कोई गंदा काम तो नहीं करता वो कि जिससे वो गंदा गए। बोलता है नहीं, वो ये बोलते हैं कि तेरी वजह से हमारी माँ हमको पीटती है, कि जब यशस्वी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आज तेरे को 10 तक टेबल लर्न करनी है। और वो पिटता है बेचारा, क्योंकि यशस्वी की अखबार में फोटो छपी हुई है, उसको 100 तक पहाड़े याद है, और वो भी पहली क्लास में पढ़ता है। और उसकी पहली क्लास के बच्चों की माँ सारी को टेंशन हो रखी है कि यशस्वी आगे निकल गया तो हमारे बड़ा पीछे रह जाएगा। है आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के दिखना मेरे बच्चे के लिए जहर बन गया। मेरे बच्चा उसी की क्लासरूम के, उसी की क्लास के बाकी सारे बच्चे उससे नफरत करने लग गए, क्योंकि उसकी वजह से सब उसके ऊपर, सब अपने अपने बच्चों पे टोंट कस रही हैं माएं। तो मैं कहां लेकर जाऊं अपने बच्चे को अब? क्योंकि मैं उसको बड़े बच्चों के साथ, अब वो ठीक है उसने सीख लिया ज़्यादा, अब मैं उसको 10 साल के बच्चे के साथ खेलने के लिए कैसे छोड़ दूं?
क्योंकि उसका मेंटल लेवल तो वही है बेचारे का 5 साल का ही, तो मुझे छोड़ना तो 5 साल के बच्चों में ही पड़ेगा वो। तो सारी दुनिया से लड़के मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और मैं नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ चला गया कि मुझे शहर ही छोड़ देना मैंने, और वहाँ चुपचाप गुमनाम की ज़िंदगी की, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर भी पता लग गया स्कूल के मालिकों को, तो वो हमारे पास करा दो, हमारे पास करा दो, वो अलग कहानी। लेकिन वो फिर हमने कहा कि इसका अखबार में नाम नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि अखबार में नाम आना यही हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो गया। उस दिन मुझे पहला लेसन मिला कि मेरा बच्चा अगर बाकी बच्चों से आगे है, इसका मतलब अकेला पड़ गया। क्यों? और अगर अकेला पड़ गया तो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो असुरक्षित हो गया, असुरक्षित हो गया तो मैंने क्या दिया फिर उसको, क्योंकि वो अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है, अगर सेफ फील नहीं करता, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। हाँ, उसकी इज्जत दूर रहकर तो है कि ये सामने चमक रहा है, स्टेज पे खड़ा है, लेकिन वो तो थोड़े टाइम के लिए होती है। स्टेज पे कितनी देर खड़ा करके रखेगा किसी को, आना तो वापस उसी समाज में है। वो उस अकड़ के साथ भी नहीं जी सकता। और मुझे एक चीज़ बहुत गजब की लगी उसकी, मैंने अपनी परवरिश के दौरान फिर इन बातों का ध्यान रखा कि उसके अंदर अपने ज्ञान को लेकर के अहंकार नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो उसको एक चैनल वाले ने पूछा कि तेरे को तेरी क्लास के बच्चे नहीं कहते कि भाई तू हमको सिखा दे? वो बोलता है ना। बोला क्यों? कहते किसी को पता ही नहीं कि मेरे को ये सिलेबस आता है। 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस कर दिया उसने, सारा करके बैठ गया। बोलता है अब क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर, तू अब मौज कर, खेलता रहे। तो लॉन टेनिस खेलने लगा, खेलता रहा। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, साइबर ओलंपियाड, हर साल गोल्ड मेडल, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है उसका 4 साल लगातार। एक साल आके मुझे कहता है 5वें साल में, जब वो 8th में था शायद, पापा जी मैं तो 2 क्वेश्चन छोड़ आया एडवांस वाले पेपर में, मैथ वाले में। तो मैंने कहा आता नहीं होंगे तेरे को? बोला नहीं आते थे। तो फिर बोलता है कि मैंने कहा टाइम कम होगा फिर? बोला ना आधे टाइम में पूरा हो गया पेपर तो मेरा। तो फिर क्यों छोड़ कर आया? तो उसने बोला सारे गोल्ड मेडल मैं ही ले लूँगा तो फिर बाकी बच्चे क्या लेंगे। एंड दैट वॉज द मूवमेंट। मैंने गाड़ी रोकी, उसको नीचे उतारा, उसको हक किया जोर से, मैंने उसको किस किया है कि मैं तुझे ये बात समझाना चाहता था, जब तू थोड़ा बड़ा हो जाता तो पहले ही सीख गया। और मैंने उसको कंपटीशन की दुनिया से बाहर ही कर दिया कि आज के बाद तू कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें कंपटीशन लड़ना होता तो तुम कभी के लड़ लेते। देन व्हाट? अब बाकी बच्चों का क्या? चलो मुझे तो मालूम था मेरे बच्चे को मुझे किस तरह से मतलब परवरिश देनी है। बाकी समाज के साथ क्या हो रहा है? उसका बच्चा सुबह उठता है, आप अपने बच्चे की तरफ एक बार नज़र दौड़ाइए, एक बार गौर करिए उसकी लाइफ को थोड़ा सा। वो सुबह स्कूल जाने से मात्र आधा घंटा पहले उठता है, चाहे उसका स्कूल कितने बजे हो, 9 बजे है तो भी, 7 बजे है तो भी, आधा घंटा पहले उठता है। फटाफट फटाफट नहा, फटाफट नहाना नहा, नहीं नहाना ना नहा, फटाफट से बैग पैक करके, रोटी पैक करके, खाना पैक करके और बैठ बस में या पापा की बाइक पे या कार में, जो जैसे भी मतलब आप जाते हो, ऐसे ही जाता है सुबह सुबह। मतलब उठते ही वो स्कूल के लिए तैयार। स्कूल में वो क्या कर रहा है? लेफ्ट राइट ही कर रहा है, कीप क्वाइट कर रहा है। मैडम ने कह दिया नोट कर लिया, मैडम ने कह दिया पढ़ लिया, मतलब मैडम ही पढ़ा रही है, मैडम ही नोट करा रही है। फिर हफ्ते वाले दिन उसका टेस्ट हो रहा है, फिर टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, फिर वो पीटीएम वाली कहानी हो रही है हर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे जब भी होती है पीटीएम हो रहा है। फिर अगले साल के लिए फिर कोशिश हो रही है, देख ले फिर अब की बार तेरी मैडम को, फिर वही चलता है। शाम को आता है वो, शाम को आया 3 बजे 4 बजे, फिर उसकी 1 घंटे बाद फिर ट्यूशन आया। मैं पूछता हूँ ट्यूशन किस लिए भेज रहे हो इसको? मैं पूछ रहा था उससे, क्या नाम था शायद, महादी से पूछ रहा था क्यों जाते हो ट्यूशन? जाना होता है, पढ़ना अच्छा लगता है तो पर घर पे पढ़ ले भाई, ट्यूशन पे जाके क्या पढ़ना? उसको पता ही नहीं मैं ट्यूशन क्यों जा रहा हूँ। मम्मी पापा को टेंशन है कि यहाँ क्या मोबाइल पे लगा रहेगा, इससे अच्छा पीछा छूटे उसका, और यहाँ शरारत करेगा नहीं तो दिमाग खाएगा, मैडम का खा लेगा दिमाग। उधर ये पता नहीं है इनको कि उधर से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी हैं, वो क्या करवाएंगे आपको। अगर मैडम है
वो भी अपने घर के काम निपटा रही होती है, उस टाइम बर्तन साफ कर रही होती है, तुम बैठ के लिख लो, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। लेकिन क्या हो रहा होता है कि हमने अपना पीछा छुड़ा दिया। उस बच्चे को अपने समाज से मिलने का मौका कब मिला, ये बताइए? पूरे दिन में ना हमारे रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई है, बच्चे की पेपर हो जाएंगे, अभी तो फिर वनडे टेस्ट आ जाएगा, है थोड़ा देना आधा। ना वो समाज के किसी आदमी के पास जा रहा, ना वो रिश्तेदारों में जा पा रहा है, ना वो अपनी कोई स्किल सीख रहा है। माइंड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी जिंदगी की कोई स्किल नहीं। आप मोहम्मदन लोगों की सबसे खास बात मैं जो महसूस करता था ना, जब थोड़े दिन पहले तक, 8-10 साल पहले या 5 साल पहले तक, वो एक चीज महसूस करता था कि ये कौम ऐसी है किसान की तरह जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना सब्सिडी के ऊपर, ना नौकरी के ऊपर, ना पढ़ाई के ऊपर। इनका पूरा परिवार मिल बांट के खा सकता है, इकट्ठा मेहनत कर सकता है और कभी किसी षड्यंत्र में नहीं फंसेगा। लेकिन आप लोग भी फंसने शुरू हो गए पढ़ाई के चक्कर में कि हमको भी नौकरी चाहिए, अभी कैसे बढ़िया नौकर होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या दिख रहा है वहां पर कि काम कम है और पैसा ज्यादा है, तो मेहनत की कमाई ना करे, आप ऐसी ट्राई कर रहे हो आपके बच्चे के लिए। मतलब जो हमको सिखाया जाता है कि मेहनत करके हमें खाना है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, उसको छोड़ दिया शिक्षा को और उस शिक्षा अपना ली कि हराम का खाना है बिना करे। सरकारी नौकरी मतलब उसका ट्रेंड यही है। और सरकारी नौकरी की सच्चाई बताता हूं मैं आपको। आप सबके जीवन में आज तक कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला हो और उसमें कितने पोस्ट हैं और कितने उसमें फॉर्म भरे गए, इसको एक बार कैलकुलेट करो। मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं। भारत में सबसे बड़ी नौकरी जिसको कहा जाता है वो यूपीएससी का एग्जाम है, डीसी बनता है सीधा उसमें। 1000 से ज्यादा पोस्ट कभी नहीं निकलती, कभी कोई रेयर निकलेगी तो निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलती। हमेशा 1000 से कम निकलती हैं और 10 लाख से कम कभी फॉर्म नहीं भरे गए, तो यानी 10 लाख से ज्यादा ही भरे जाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 1000 फॉर्म भरे गए और 10 लाख बच्चे थे, सॉरी 10 लाख फॉर्म भरे गए और 1000 पोस्ट है। परसेंटेज, अच्छा मुझे थोड़ा एक बार गौर करके बताइए, जो 10 लाख बच्चों ने मेहनत करी, इनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? अच्छा सारे के सारे को सारा सिलेबस आता हो तो कितनों का होगा? सब कुछ आता हो तो भी, सबने 24 घंटे पढ़ रखा हो तो भी, सबकी सिफारिश हो तो भी 1000 से ऊपर तो नहीं हो सकता ना जी। इसका मतलब 1000 भाग करो 10 लाख से और गुना करो फिर 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। कितना प्रतिशत हुआ? 1000 गुना 100 1 लाख बनता है, 1 लाख बटे 10 लाख यानी कि 1/10 यानी 0.1%। सक्सेस रेट क्या हुआ? मुझे बता दीजिए 0.1% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है क्या? फेलियर रेट कितना होगा? 99.9% पक्का फेल होंगे, पक्का। इसका मतलब वो बच्चा पूरी जिंदगी अपने ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा के घूमेगा कि मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। उसकी गलती नहीं थी, पोस्ट ही 1000 थी, सिस्टम के पास जगह नहीं थी, मां बाप के पास समाज में जगह नहीं थी, उधर फॉर्म नहीं थे, पोस्ट नहीं थी, जो मर्जी रहा हो, उस बच्चे की कोई गलती नहीं। लेकिन वो बच्चा जिंदगी भर अपने ऊपर ये लेके चलेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी मेहनत में कमी रह गई, मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मैं कोचिंग नहीं कर पाया, मैं मेहनत जो भी मतलब नहीं कर पाया। वो या अपने माँ बाप को कसूर निकालेगा, या ट्यूशन वाले को निकालेगा, या वो कोचिंग को निकालेगा, या कहेगा मैं कम पढ़ पाया, या कहेगा मुझे याद नहीं होता, या वो कहेगा कुछ भी सिलेबस मुश्किल था, पेपर मुश्किल था, पेपर आसान था, कुछ भी बहाना करे, पर वो अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करेगा। और मुझे ये मालूम है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को यह एहसास करा दिया जाए कि तुम एक बहुत बड़े फेलियर हो, वो जिंदगी में आत्मसम्मान से नहीं जी पाएगा।
क्यों जी? क्योंकि उसको वो हर कदम याद आएगा। जब भी वो प्राइवेट नौकरी ढूंढेगा तो उसे वो याद आएगा अपना फेलियर। वो कोई दूसरी नौकरी करेगा तब फेलियर याद आएगा। घर में कोई झगड़ा होगा तो कह देंगे तेरे पे इतने पैसे लगाए थे, तूने क्या कर लिया। अब ले लो सबसे बड़ी नौकरी। आपके यहां कोई ऐसी पोस्ट है जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हो? कब निकली होंगी किसी भर्ती में? आप तो व्यापम के लिए मशहूर हैं। आप तो व्यापम के लिए मशहूर हैं। ठीक है, मान लेते हैं 5,000 भर्ती निकली, और मुझे ये मालूम है कि जहां 5,000 भर्तियां होती हैं वहां कम से कम 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और मैं तो अपने हरियाणा की पता है, चपड़ासी की भर्ती निकली थी 18,000, फॉर्म भरे गए थे 22 लाख, सॉरी 22 लाख। 22 लाख, 22 लाख में से कितने बच्चों का एडमिशन होगा? सिलेक्शन कितने का होगा? 18,000। कितनों का नहीं होगा? 21,82,000 बच्चा फेलियर का तबका। यूपीएससी का पेपर तो फिर भी ये कह के सबर कर लेगा कि सबसे मुश्किल होता है। उसका पापा तो उसको रोज ये कहेगा बकवास मत कर फालतू, चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ तेरे से तो। नहीं, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। और वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि आपके पास इतनी पोस्ट ही नहीं है। इसका मतलब, और ये परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे 18,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख 22 लाख और गुना ये करोगे तो वही 0.09, 1% से भी कम आएगा, 0.1 से भी, यानी 99.99 पे चली जाएगी बात। फेलियर रेट कितना? 99.99। और किसी भर्ती में देख लो 99% से नीचे नहीं आएगा ये। इसका मतलब सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करने का मतलब है आपके बच्चे के लिए फेलियर का स्टैंप लगाना। क्यों जी? हो ही नहीं सकता ना। अब प्राइवेट पे आ जाओ, नौकरी पे। प्राइवेट नौकरियां, पूरे भारत में नौकरियों की कैलकुलेशन करके देखो और जितने बच्चे पास आउट होते हैं उसका कैलकुलेशन करके देखो, 2% से ऊपर नहीं है। मुश्किल से 3% हो जाएगा। कितना? 3। तो टोटल कितना हुआ? 4% हो गया। अपन 5% मान लेते हैं। 5% बहुत बड़ा नंबर होता है वैसे। 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ नौकरी भर्ती नहीं होते। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 5% बच्चों को सरकारी और प्राइवेट टोटल नौकरी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल गई। अब कितना बच्चा बचा? 95%। 95% पे क्या स्टैंप लगेगी? तुम निकम्मे हो, तुम काबिल नहीं हो। ये हमारे देश के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की सच्चाई है जो आप नकार नहीं सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते और जिसमें आपका बच्चा एंटर कर चुका है। और उस 95% बच्चे के लिए आपके समाज में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? बताओ कितने लोग हैं उस 95% के लिए जो नंबर नहीं ले पाया? 1 मिनट जी। जो नंबर नहीं ले पाया, जो पेपर में पास नहीं हो पाया, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए कौन कर रहा है समाज में काम? है कोई नेता, कोई हमारा धर्मगुरु, कोई हमारा मौलवी, कोई हमारे पंडित जी, कोई मौलाना, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई है? नोबडी। कोई माँ बाप, वो तो जितना कर सकते थे कर दिया, पढ़ा सकते थे पढ़ा दिया, कोचिंग दिला सकते थे कोचिंग दिला दी। अब कोई काम ढूंढ ले। अब वो कहेगा कोई काम ढूंढ लो, फिर वो पापा से पूछेगा क्या काम ढूंढूं? यही वाला कर ले जो मैं कर रहा हूं। आप तो कह रहे थे ये नहीं करना, क्योंकि जब वो छोटा था तब तो वो अब्बू कहते थे कि ये तो मैं कर लूंगा, तू तो पढ़ ले। अभी आजकल ये चल रहा है ना, हमारा खेती करने वाला किसान अपने बच्चे को कह रहा है खेती मैं कर लूंगा, तू पढ़ ले। भैंस को चारा मैं दे दूंगा, तू पढ़ ले।
ये काम तो अच्छा नहीं है, ये तुम हम कर लेंगे, तुम पढ़ लो, दुकान वुकान छोड़ो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। हमने तो कहा था। अब उसका पढ़ाई पे ध्यान, अब उसका दुकान पे भी ध्यान नहीं है। अब सिखाया आपने कुछ है नहीं उसको जीवन यापन के लिए, स्किल नहीं दी उसको, सीखने का मौका नहीं दिया, समाज से जुड़ने का मौका नहीं दिया। अचानक से अब वो 20 साल की उम्र हो गई है। आप लोगों के साथ आ रही होगी ये समस्या है। आप पूछते हो क्या करूं, वो पूछता कुछ कर ले, वो कहता क्या करूं, कहता कुछ ही कर ले। अरे करूं क्या बताओ तो सही, ना उसको पता क्या करना, ना इसको पता क्या करना। क्यों? और ये 95% से ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है। अब इस कंफ्यूजन में उसको घर में इज्जत मिलनी बंद हो गई। अब उसको इज्जत कौन देगा बाहर? या तो गुंडे टाइप के लोग देंगे। भाई किसी की जात पूछे बिना, किसी की औकात पूछे बिना, किसी की पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांगे बिना 2 ही किस्म के लोग इज्जत देंगे, या तो गुंडा टाइप के या नशेड़ी टाइप के, नशा बेचने वाले। क्यों जी? यही है समाज का ट्रेंड है। तो घर में इज्जत मिल नहीं रही है, समाज में इज्जत मिल नहीं रही है, ऐसे लोगों में इज्जत मिल रही है, तो चल फिर उधर को चल पड़ते हैं। क्योंकि आदमी एक ही चीज के लिए चल रहा है, मैंने शुरू में बोला, रिस्पेक्ट। तो जहां उसको मिलेगी वो चल पड़ेगा। और फिर हम कहेंगे आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। जबकि गलती किसकी थी इस पूरे सिस्टम में? सिस्टम की गलती। सिस्टम मतलब समाज की गलती, क्योंकि समाज ही सरकार निर्धारित करता है और वो सरकार ही पॉलिसी बनाती है। तो समाज ने इन बच्चों के लिए सोचना बंद कर दिया, तो समाज की गलती भुगत रहा है बच्चा और कसूर निकल रहा है बच्चे का। समाज कौन? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप ने कभी बैठकर इस पर चर्चा ही नहीं करी। क्यों जी? आप तो भाग गए बचने के लिए। नहीं? क्यों जी? समाज ने तो कभी बैठकर चर्चा ही नहीं करी ना। अब कौन आएगा आपके बच्चों के लिए करने? कोई है? कोई अवतार आए, कोई हमारे कृष्ण भगवान उतरेंगे, कोई आपका कोई मोहम्मद आए, कोई कुछ आए, कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला है। इस पीढ़ी को संभालना पड़ेगा। जिसको समझ में आ जाएगा, जिसको भी समझ में आ जाएगा उसी को संभालना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ी का हाल इनसे भी बुरा होने वाला है। क्योंकि अगली पीढ़ी के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इनके पास तो फिर भी थोड़ी बहुत स्किल और थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत है। ये वाली पीढ़ी तो, हमारे वाली तो, इससे अगली के पास कुछ नहीं है। वो तो प्योर गुलाम पैदा कर दिए हमने, और सुबह से लेकर रात तक वो किसी लायक नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसको ये जूत सा पकड़ा देते हैं। ये क्यों? आपके बच्चे पकड़ते हैं, खेलते हैं इसके साथ, खेलते हैं ना? सबके खेलते हैं। कोई है जिसका नहीं खेलता? कोई है? इसको अच्छा कौन कौन मानता है? कोई मानता है इसको अच्छा? देखो, इसको अच्छा भी नहीं मानते और बच्चों को रोकते भी नहीं। कमाल की बात है। और फिर कहेंगे रुकते नहीं। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि सारा होमवर्क इस पे आता है, क्योंकि सारा काम इस पे आता है, सारी कम्युनिकेशन इस पे आती है, व्हाट्सएप इसी पे आ रहा है, सब कुछ इसी पे आ रहा है। अगर इसकी सच्चाई बताऊं तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसकी सच्चाई बताऊं तो आपको, दुनिया में जितनी भी स्क्रीन है, टेलीविजन से शुरू हुई थी ये कहानी, सिनेमा और टेलीविजन से। स्क्रीन है। स्क्रीन की खासियत क्या है? मेरे ख्याल से सिनेमा वगैरह तो आपके यहाँ वर्जित होता होगा पहले, ऐसा कुछ मैंने सुना था कहीं, है? क्यों जी? मोहम्मडन्स में सिनेमा नहीं जाते थे ना देखने के लिए थिएटर में, पहले नहीं जाते थे। मुझे याद है किसी एक हमारे मुसलमान दोस्त थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारे यहाँ ये देखने का वो नहीं है और हमको वर्जित है, मना किया हुआ है कि तुमको ये नहीं देखना। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था, यार ये लोग
कंट्रोल क्यों करते हैं? देखना चाहे तो देख लो। ये करना वर्जित है, ये मतलब शराब हराम है जैसे ना, और ब्याज का पैसा हराम है, तो ऐसे करके कुछ चीज़ें आपके यहाँ हराम कर दिया और ये कोई नहीं करेगा। तो अब मैं जब बड़ा हुआ और मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई जानी, तब मुझे समझ में आया, और जब मैंने इस कौम के बारे में जाना, मोहम्मडन्स के बारे में, मुसलमानों के बारे में और आपकी कुरान शरीफ के बारे में जाना, थोड़ा बहुत जितना भी मैं समझ पाया, तब मुझे ये समझ में आया कि जिन लोगों ने भी ये नियम बनाए थे ना, बहुत गजब के आदमी थे, वो समझते थे सब कुछ खेल। मतलब अदरवाइज नियम बना देना कोई यूं ही नहीं हो सकता। जिसने भी बनाया बहुत सोच समझ के बनाया। सिनेमा, कलर्स और टीवी की स्क्रीन, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाओगे, 1965 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में दूर बैठे आदमियों ने रेडियो और टेलीविजन पर हिप्नोटाइज करके दिखाया लोगों को, घर बैठे। वहां टीवी पे बोल बोल के, इधर टेलीविजन चल रहा है और इधर सामने बैठा आदमी हिप्नोटाइज हो गया, और वो जब तक नहीं खुलेगा, जब तक वो नहीं बोलेगा, तब तक वो हिप्नोटाइज रहेगा। और कई दिन तक, क्योंकि लाइट चली गई और उसने ये बोल दिया था कि मैं जब ये शब्द बोलूंगा तब तुम्हारा हिप्नोटिज्म टूटेगा, तो वो शब्द बोलने में वो चूक गए, वो शब्द नहीं बोले तो वो हिप्नोटाइज ही रहे। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फेटल था, उसमें मर भी गया था एक तो, क्योंकि वो बैठे रहे भूखे, पहले 2 दिन के भूखे थे और 2 दिन और मर गए। तो वही ऐसे ही जब तक वेट करते रहे वो उसका, जब तक कोई नया कमांड ना आए। तो अब क्या हुआ, वहां पर ये हिप्नोटिज्म का गेम चला। और टेलीविजन की अगर पेटेंट देखोगे, रिपोर्ट देखोगे, पेटेंट रिपोर्ट, तो टीवी की जो वो ट्यूब है, पुराने वाले टीवी जो आते थे ना, पीछे लंबी ट्यूब होती थी, वो ट्यूब किस नाम से रजिस्टर्ड है मालूम है? माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से, माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से रजिस्टर्ड है स्क्रीन। अब हमने समझा ये ऐसे कैसे हो सकता है माइंड कंट्रोल, इससे माइंड कंट्रोल कैसे होगा? तो हमारी माओ को पता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नाजुक होता है। हम हमारे वहां कागा बोलते हैं, इसको कागा बोलते हैं, तालू पे जो, हाँ तालू पे जो हिस्सा होता है, यहां पर हमारे दिमाग में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है हमें सोचने समझने की क्षमता देना, कि हमारा बच्चा कितना सोचने वाला होगा। और इसलिए माएँ बहुत संभाल के रखती हैं उस हिस्से को, यहां पर चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकी देखी जाएगी, क्योंकि उससे बारे में कहा जाता है इससे मर भी जाता है आदमी और पागल भी हो जाता है, और उस मतलब आगे कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया तो उसका। और जो टीवी की जो स्क्रीन होती है और उसकी जो रेज होती है, उसका सीधा अटैक वहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में जब चर्चा करते हैं तो आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहां पर वो इसी को आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहीं पर वो उसका सीधा कनेक्शन भी उसी ग्लैंड से है डायरेक्टली। मतलब सब जगह जाएंगे तो उसका कनेक्शन वहीं मिलेगा एक तरह से जाकर के। अब उसमें उस पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज होने में स्क्रीन का सबसे बड़ा रोल रहता है। आप देखोगे, आप पूरा दिन एक बार कोई सीरियल पूरा करने लगो, कोई सीरीज, जैसे आजकल तो नेटफ्लिक्स चालू करा और वो सीरीज पूरी कर दी, तो जब आप फोन रखोगे ना सीरीज पूरी करके, उसके बाद आपका कोई और काम करने का मन नहीं करेगा। दोस्त का फोन आ जाए, नहीं यार आज तो आज नहीं आना, मम्मी कहेगी कर ले, आ रहा हूं देख रहा हूं, मतलब और कोई काम कहेगा तो मतलब काम करने का मन ही नहीं करेगा अगर आप स्क्रीन के साथ अटैच हो तो लगातार। दूसरी चीज, इस स्क्रीन की खासियत क्या है, ये आपको आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन एक हमारा हार्मोन होता है जो तब रिलीज होता है जब हमें कोई खुशी होती है किसी चीज से, जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो अच्छा लगे हमें, कोई भी, जैसे माँ जब अपने बच्चे को देखती है ना, तो उसके अंदर से जो प्रेम जो उभर कर आता है, वो डोपामिन रिलीज, उसे अच्छा लगता है एकदम से उसको देखना ही। मतलब वो बैठा बैठा काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता, छोटे छोटे हाथों को देख के ही उसको मजा आया रहता है, वो उसी से डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब भी हमें कोई खुशी, कोई किसी प्रेमी को देखे, किसी प्रेमिका को देखे, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं,
किसी की मदद करते हैं, किसी की मदद करी, एकदम से मजा सा आता है अंदर से कि यार आज हमने अच्छा काम किया, आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आज ये। तो जब भी हम कोई अच्छा काम समाज में जब हम मिलकर कोई काम करते हैं ना, जैसे आप लोग कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज करो और उस इवेंट में सेवा, चप्पल निकाल के सेवा का कोई काम करोगे, तो आपको पूरे दिन मजा सा आएगा शाम को कि आज मजा आया। क्यों होता है ना, वो डोपामिन रिलीज होता है। तो जब बच्चा स्क्रीन पे लगा रहता है या हम लगे रहते हैं तो इससे भी डोपामिन रिलीज होता है। खास तौर पे जब बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है या अपनी मनपसंद कोई वीडियो देख रहा है। अब गेम खेल रहा है, गेम में क्या चल रहा है आजकल, या तो बंदूक चल रही है गेम में, सारे गेमों में बंदूक हथियार यही चल रहे हैं। बंदूक जब गोली लगती है दुश्मन को तो खून भी निकलता है, वो गिरता है तो मजा आता है, हाँ इतने पॉइंट मिल गए, है ना। इसी तरह से या 3 पत्ती टाइप के गेम हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसे गेम हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे को पॉइंट्स मिलेंगे टास्क पूरा करने के, ये टास्क पूरा करोगे तो ये होगा, ये टास्क पूरा करोगे तो ये, ऐसे ही मिलते हैं। आप लोग भी खेलते हैं, टास्क पूरा करने का टोकन मिलता है पावर का, वो पावर से फिर आप आगे बढ़ते हो, अगले लेवल में एंटर करते हो, फिर मजा आता है, इतने पॉइंट्स हो गए, और फिर हम उन पॉइंट्स को लेके चलते हैं और डोपामिन रिलीज होगा। अब हमारे बच्चे को ये काम करते हुए मजा आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी खासियत क्या है, मान लो हमारे बच्चे को ने मांगा, मम्मा मुझे दे दो, मुझे इसमें वीडियो देखनी है, या फिर मुझे इसमें गेम खेलनी है, या फिर मां ने ही मोबाइल अपने आप दे दिया उसको पीछा छुड़ाने के लिए कि रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था, ले पकड़ा दिया इसको, पकड़ तू ये ले, इसमें दिमाग खराब मत कर, ठीक है, पकड़ा दे। ऐसे पकड़ाती है मां, मतलब पीछा छुड़ा, उसको मतलब उसको पता नहीं है कि वो अपने बच्चे को क्या दे रही है, और वो दे देती है। बाप भी दे देता है पीछा छुड़ाने के लिए, ले तू पकड़, 4 लोग आए थे बात कर रहे थे, वो बीच में टू 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 ले तू ये पकड़, ऐसा कर देता है, करता है ना, बहुत नॉर्मल सा है। अब बच्चे ने पहले दिन उसको देखा, आधा घंटा देखा, अब मम्मी को पता है कि इसमें गड़बड़ है, कुछ बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो बोलती है थोड़ी 15 मिनट मिलेगा बस, आधा घंटा मिलेगा बस, ऐसा बोलती है। ठीक है दे दो, ले लिया, 4-5 दिन आधे घंटे में दे देता है वो। एक दिन 3-4 दिन के बाद मम्मी बोलेगी देख फटाफट आधा घंटा हो गया, हम 5 मिनट और। बोला है कभी आपके बच्चे ने ऐसा है? 5 मिनट और, फिर माँ सोचती है चल कोई ना 5 मिनट और देते हैं, फिर अगले दिन 5 के बाद फिर अगली 5 हो जाती है, फिर बोलेगा आधा घंटा नहीं, मैं होमवर्क तब करूंगा जब 45 मिनट लूंगा, फिर 45 मिनट हो जाता है, फिर 45 से फिर 5 मिनट और फिर ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब हमारा बच्चा 2 घंटे भी मोबाइल नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन ऐसा आता है, आप घर में अगर नहीं हो ना, पूरा दिन मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा दिन। आपके साथ भी हो चुका है ये, सबके साथ, सारे जवान लौंडों के साथ ये हो रहा है। आपका मन ही नहीं करेगा मोबाइल छोड़ने का। जब आप फेसबुक पे चलते हो तो मतलब जान जान के खोल के जी करेगा, देख लूँ कोई आया तो नहीं लाइक लुइक, देखा कोई इंस्टा पे कुछ आया तो नहीं, देखते हैं किसने क्या किया, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, मेरे खिलाफ तो नहीं लिख दिया, फिर उनको फ़ोन करके बोले यार तो क्या कैसे कर रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती है, तो ऐसी पोस्ट कर दी। ठीक है, ये चलता रहेगा मतलब, और बार बार निकाल निकाल के चेक करते रहेंगे, एक बीमारी सी होगी। लेकिन असल में क्या है, ये स्क्रीन आपको अट्रैक्ट कर रही है बार बार, और एक टाइम आएगा जब आप पूरा दिन भी मोबाइल देख करके आपको डोपामिन रिलीज नहीं होगा। पहली बार उतना ही डोपामिन आधे घंटे में हो रहा था, थोड़े दिन के बाद उतनी खुशी पौने घंटे में मिलेगी, फिर उतनी खुशी 1 घंटे में मिलेगी, फिर एक टाइम आएगा उतनी खुशी के लिए पूरा दिन देखना पड़ेगा, और फिर एक टाइम आएगा पूरा दिन देखने के बाद भी आपको मजा नहीं आएगा। उस दिन आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना भी खाना बंद कर चुका होगा, होमवर्क भी नहीं करेगा, बदजुबानी करने लग जाएगा, उल्टा बोलेगा, सामान फेंकेगा, नहाएगा भी नहीं और कुछ भी नहीं करेगा, और आपको लगेगा ये बदतमीज हो गया है। उससे अगला स्टेप नशे का है, क्योंकि अब उसको दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर पाएगी, फिर उसे नशा चाहिए उस हैप्पीनेस के लिए, और एक बार गया गया। और मैं अपने बच्चे को हर 10 दिन में, हर 15 दिन में एक बात कहता हूं कि बेटा, मेरा बेटा 11वीं में पढ़ता है और नॉन मेडिकल से पढ़ता है, 10वीं में पिछले साल लॉकडाउन लगा, वो 10th में था,
पापा स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है और आपके फ़ोन में है, दिखाना होमवर्क है। नहीं दिखाऊंगा, होमवर्क है, ज़रूरत नहीं है। मैं इधर से देख रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ, अपने स्क्रीन पर कुछ नहीं पढ़ना है, टेलीविज़न की स्क्रीन पर, उसकी लैपटॉप की स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं तुझे मेल कर रहा हूँ, इस मेल को प्रिंट आउट निकाल और किताब कॉपी से पढ़। नहीं चाहिए। जो इंटरनेट पे पढ़ना है प्रिंट आउट निकाल और वहां से पढ़। एक दिन नहीं पढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन नहीं पढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी आदत पड़ गई तो मुझे फर्क पड़ता है। और मैंने अपने बच्चे को एक बात बोली, और जो मैं रेगुलर बोलता हूं उसको, कि बच्चे अगर एक तरफ जहर की पुड़िया रखी हो और एक तरफ मोबाइल रखा हो तो माइंड इट, जहर खा लियो आराम से। मोबाइल छेड़ दिया तो मतलब मुंह तोड़ दूंगा, सीधा बोलता हूं मैं। मोबाइल के हाथ नहीं लगाना, और दुनिया की जो चीज चाहिए मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे ऊपर जितना पैसा लगाना पड़े वो लगाने को तैयार हूं। तू फेल हो जाए मुझे तू मंजूर है, कोई टेंशन नहीं, मुझे तेरे से कोई उम्मीद नहीं, बस मोबाइल मत छेड़ना, क्योंकि मुझे इसका एंड रिजल्ट पता है। एंड रिजल्ट आपको नहीं पता है, लेकिन सरकार को पता है। इसीलिए आपके बच्चे के हाथ में पकड़ाया है कि 8-8 साल के बच्चों को पता होना चाहिए। और आपको पता लगे, अगर आपका बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है ना, और अगर 7वीं 8वीं में पढ़ता है, और अगर उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हो या जानना आता है, तो 8वीं क्लास का बच्चा अश्लील वीडियो देख रहा है इसमें, और ये सबको पता भी है। आप पूछ के देखो अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, जो बच्चा अपने मोबाइल पर पढ़ने के नाम पर मोबाइल में लगा हुआ है, उसकी वो ढूंढता नहीं है, वो मोबाइल अपने आप चेक करता है कि ये कौन सी क्लास का होमवर्क कर रहा है अपने वो, क्योंकि हर क्लिक का पता है मोबाइल व कंपनियों को। उसको मालूम है कि इस उम्र के बच्चे को इन चीजों के बारे में जिज्ञासा होती है, तो जानबूझ के उसके सामने आएगी वो वीडियो, जबरदस्ती खोलते ही आएगी, और वो फिर छुप कर देखेगा उसको, और फिर उसके बाद उसको लत पड़ेगी, फिर वो ढूंढता रहेगा और आगे से आगे आता रहेगा। क्योंकि आप जो जिस टाइप का मटेरियल आप देखना शुरू करते हो, वो मटेरियल आना शुरू हो जाता है, कॉन्टिन्यूस आता है। तो सरकारों ने आपके, हमारे सबके बच्चों को बर्बाद करने की पूरी योजना बना रखी है। जब ये नशेड़ी हो जाएंगे तो इनके नशे की पूर्ति के लिए मुद्रा पोर्ट जो है अडानी साहब को दे दी है। अफगानिस्तान से हीरोइन की पूरी सप्लाई आती है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको पूरी सप्लाई मिलेगी। जिसको दारू पीनी है उसके लिए दारू का लाइसेंस भी अवेलेबल है, जिसकी घरवालियों को पीना है उसके लिए वो अवेलेबल है। आप लोग दारू नहीं पिएंगे, कोई और नशा आपके बच्चों को देने के लिए अवेलेबल है। अब तैयार, मतलब वो सरकार पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, अगर आप लोग खड़े नहीं। और कानून भी आ रहा है, 10 ग्राम तक की कोई भी नशा 10 ग्राम तक का अपनी जेब में लेके बच्चा घूम सकता है, ये कानून आ रहा है। आप सोच लीजिए सरकारें आपके लिए क्या कर रही हैं प्लान, और आपने क्या प्लान किया ये भी सोच लीजिए। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना क्या है, पढ़ाना कैसे है, आगे क्या करना है, और समाज में स्थापित कहां करना है उसको। जिसकी मैं बात कर रहा था, 95% जिसके ऊपर ठप्पा लगा रही है सरकार फेलियर का, उसका क्या करना है। फेलियर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहली लाइन में बोल चुके हो और उसको मान चुके हो कि बच्चा खुदा की नेमत है। खुदा की नेमत है, हम भी मानते हैं भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, हम मानते हैं उपहार है बच्चे परमात्मा का दिया हुआ। और उपहार की खासियत क्या होती है, गिफ्ट की क्या खासियत है। मान लो इसका बर्थडे है और इसको बुलाया है, बर्थडे पे जाएगा दुकान पे, तो पहले बोलेगा भाई कोई गिफ्ट दिखाना, बोलेगा लड़का है कि लड़की है, कितनी उम्र है, कितने रुपए का चाहिए, कैसा चाहिए। आप ये सोच करके गिफ्ट देते हो, या तो सामने वाले के काम आ जाए, या सामने टंग जाए तो दिखता रहे, उसको मेरी याद आती रहे। जितनी बार देखे उतनी बार की मैंने दे रखा है भाई, शाहरुख ने दे रखा है। ऐसा ही देता है ना हम गिफ्ट, कि या तो काम आ जाए या उसको याद रहे। तो परमात्मा जब आपको इतना बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है, तो वो बिना मतलब का होगा क्या। इसका मतलब उसकी भी कोई ना कोई काम तो आ सकता है ना वो अपने। क्यों जी, परमात्मा जब अपना रूप आपको गिफ्ट के रूप में देने जा रहा है बच्चे के रूप में, वो व्यर्थ नहीं हो सकता, वो वेस्टेज नहीं हो सकता, वो कबाड़ नहीं हो सकता। उसको मैडम नहीं बताएगी कि ये कम नंबर आए हैं तो ये निकम्मा है।
ये काम समाज का है कि उसको सही समय रहते पहचान लिया जाए और उसके ऊपर काम कर लिया जाए। क्योंकि यदि बच्चे को समय रहते आप पहचान लेंगे कि ये बच्चा कैसा है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये सोचता कैसे है, किस तरह के काम करने के लिए बना है, इसको कैसा दिमाग कुदरत ने दिया है, तो आप उसे सही समय पर सही चीज़ों का एक्सपोजर दे सकते हो। जैसे आपके बच्चे के लिए मैंने बोला कि वो इतना बड़ा ड्रामेबाज है, क्या आपको समझ में आया कि उसके लिए जिंदगी में क्या क्या काम दिया जा सकता है? अगर ड्रामा करना ही उसका पैशन बना देता हूं, जब पैदाइशी एक्टर है, वो पैदाइशी है ना उसके अंदर। जब मैंने कहा कि वो पेट दर्द का बहाना ऐसे करता है जैसे गजब, रोने का स्टाइल उसका, बाकी बहाने, बाकी बोलने का स्टाइल उससे जितना मर्जी बुलवा लो और जैसा मर्जी बुलवा लो, उसने सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, सब कुछ उसके अंदर पैदाइशी पड़ा हुआ है। आपको करना क्या है? क्यों खामखाई पर पढ़ना? काम चलाने के लिए पढ़ ले। लेकिन कमाल की बात क्या होती है, इस टाइप के बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी सुपर होते हैं। तो माँ बाप को लगता है कि पढ़ने में ही बेस्ट रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट फिर लूज कर जाएगा। तो इस बच्चे को अगर आपको सिखाना है, बताना है कि इसको कहाँ लेके जाएं, तो उसके बारे में अगर आपको सारी बात पता होंगी तो ऐसे चुटकियों में आपको मालूम होगा कि इस उम्र में इसको इस चीज़ का एक्सपोजर देना है, इस उम्र में इस चीज़ का एक्सपोजर देना है, इस उम्र में ये, और टक से समझ आया और उसको उसी तरह से सिखा दो। भाई अगर मान लो इस बच्चे को बचपन में, रेहान को, जब ये स्कूल में घुसा, इसके टीचर ने बोला होता इसकी अम्मी को कि जी इस बच्चे पे ये 3-4 टैलेंट इसके अंदर हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको अभी ये सिखाना शुरू करते हैं, अभी ये सिखाना शुरू करते हैं और अभी ये सिखाना शुरू करते हैं, तो जब ये बड़ा होता, 16-17 साल का होता, और इसको इसके घर वाले पूछते कि भाई तुम्हें करना क्या है, तो इसे पहले से मालूम होगा कि जो उसने सीखा है इसमें से सबसे बढ़िया क्या लगता है, वो अपने आप ही बता देगा, मुझे तो इस फील्ड में जाना है, बात खत्म। उस फील्ड में उसे क्या करना है वो अपने आप डिसाइड कर लेगा, जरूरत ही नहीं है आपको टेंशन लेने की। क्योंकि समाज में, दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से केवल 10 से लेके 15% बच्चे ही पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो 85% जो आबादी है वो उस पढ़े लिखी चीज को कागजों में आने के बाद प्रैक्टिकल समाज में कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए बने हैं। लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान मिनिमम होता जा रहा है, सरकार का ध्यान भी मिनिमम होता जा रहा है, और सरकार हमें लपेटने की दिशाओं में काम कर रही है। और सिर्फ एक प्रदेश की सरकार नहीं, सारे प्रदेशों की सरकार, और एक देश की सरकार नहीं, सारे देशों की सरकार। उनका मकसद है कि ये लोग दाने दाने के लिए मोहताज होने चाहिए, इनका आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, इनकी सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, ये कुछ भी काम हमारी इजाज़त के बिना ना कर पाएँ और हम मौज करते रहें। और ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप आवाज़ उठाने लगोगे, आपको बोल दिया जाएगा आप मुसलमान हो, मुझको बोल दिया जाएगा तुम जाट हो, उधर बोल दिया जाएगा तुम गुजर हो, उधर बोल दिया जाएगा तुम पटेल हो, उधर बोल दिया जाएगा तुम राजपूत हो, उधर बोल दिया जाएगा तुम ये हो। क्योंकि हर कौम को इन्होंने सारे समाज का दुश्मन साबित कर दिया है। जाट आंदोलन करके जाटों को बदनाम कर दिया, पटेल आंदोलन करके पटेलों को कर दिया, ठीक है। इराक के तुल के कुओं पे कब्जा करना था तो मुसलमानों को बदनाम कर दिया सद्दाम हुसैन के नाम पे, ठीक है। इधर से हर कौम के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आपको लगता है पूरा समाज हमारा दुश्मन है, हमको लगता है पूरा समाज हमारा दुश्मन है। जहां मुसलमान नहीं है ना, वहां हमको दूसरों से खतरा है, और जहां मुसलमान है वहां पर हमको हिंदू बना दिया जाएगा। जहां मुसलमान नहीं है वहां हम जाट हैं, और जहां मुसलमान है वहां हम हिंदू हैं। ऐसा खेल है। और हम लोगों को ये भय के माहौल में नहीं जीना। मैं अभी बात कर रहा था अयूब भाई से आते हुए रास्ते में कि मुसलमानों ने बहुत शानदार काम किया पिछले 8 सालों में। इन्होंने समझ लिया कि ये लोग बड़े कमीने हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं, और इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि यदि ये आप लोग बोलेंगे तो बहुत आसान होगा इनके लिए खड़ा होना और सब
सारा का सारा बदनामी और बर्बादी को आपके सिर पे मरना। ये जो बर्बाद हो रहा है ना सिस्टम, ये प्लानिंग है इनकी, लेकिन अगर आप लोग बोले होते तो ये बर्बादी आपके सिर होती, इस समाज की। अभी किसी के सिर नहीं है, अभी सरकार के ही सिर है फिलहाल तक। और ये इतनी शानदार चीज थी जो आप लोगों ने किया कि इनके हर इल्जाम को इन्होंने उकसाने की खूब कोशिशें करी है बड़ी। जो कश्मीर में जब चला, कश्मीर में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था ना, उस दिन मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने कश्मीर में लॉकडाउन लगाया, मैं कहा ये लॉकडाउन का एक्सपीरियंस पूरा देश होने वाला है, पूरा देश लॉकडाउन में आने वाला है अगर कश्मीर लॉकडाउन में हुआ। क्योंकि कश्मीर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक लैब है, वहाँ से लैब टेस्टिंग होती है कि पूरे देश में किसी भी कौम को अगर बंदी बनाना है तो उसको कैसे बनाया जाए। लेकिन इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करना उनको आता है और हम लोग पता ही नहीं किसी उलझन में पड़े रहते हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि यार हमारे बच्चों को तो ये चीजें समझाने वाला कोई है ही नहीं है, अगली पीढ़ी को इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने वाला कोई भी नहीं है। और उन बच्चों को समाज में स्थापित कहां करना है, उसके लिए अरेंजमेंट क्या है, उसके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जिनको बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूं कि इस बच्चे के पास कुदरत ने ऐसा दिमाग दिया है और ये काम करने के लिए बना है, इस तरह के काम करने के लिए बना है। तो माँ बाप को अगर ये चीज़ पता चल जाए तो बचपन से आप रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उसको तैयार कर लो ना उसकी ज़िंदगी के लिए, और सबको तैयार कर लो। और कमाल की बात पता है क्या है, सबसे कमाल की बात क्या है, कुदरत की, संसार की नियम, कितनी ही पॉपुलेशन हो, कितनी जनसंख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मां के लिए उसके बच्चे कभी बोझ नहीं हो सकते, धरती मां के लिए उसके बच्चे बोझ नहीं हो सकते। बल्कि हम ज्यादा खुशहाल थे जब मेरे माँ बाप, 8 भाई बहन है मेरे माँ बाप, मतलब 4 मेरे चाचा पापा और हैं और 4 मेरी बुआ हैं, तो 8 है वो। फिर हम 5 आए, मेरा अब 1 है। जैसे मतलब आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है कि यार ये मुसलमानों के इतने इतने बच्चे हैं, मैं उनको कहता हूं इसमें मुसलमान का कोई खेल नहीं है। जब तक मुसलमान अपने हाथ से कमाता था, उसका बच्चा उसका मेहनत करने वाला आदमी था, उसका साथी था, तो वो जितने मर्जी बच्चे पैदा कर ले वो उसका सपोर्टर है। जिस दिन से मुसलमान ने सब्सिडी पे जीना शुरू किया, जिस दिन से उसने तनख्वाह पे जीना शुरू किया, उस दिन से कमाने वाला एक और खाने वाले ज्यादा होने लगे, तो उसने भी कम कर दिए हैं। हमारे वहां भी जो दूसरे और हैं, जो जिस आदमी ने अपनी मेहनत से करता था, जो राशन कार्ड से जो सामान लेता था, उसने ज्यादा पैदा किए। जो एक जना कमा रहा है और बाकी सारे खा रहे हैं, तो उसने कम कर दिए। ये सिंपल फंडा है, इसमें किसी जात धर्म का कोई रोल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को उधर मत लेके जाओ, तुम लोग इधर लेकर आओ, सही सच्चाई पे आओ कि असली कहानी क्या है, कि तुम लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है कि ज्यादा बच्चा होना गुनाह है या ज्यादा बच्चे होना देश के ऊपर बोझ है। बोझ नहीं हो सकता। 135 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की, इसका मतलब 135 करोड़ दिमाग है हमारे पास और 270 करोड़ हाथ। इतने हाथ अगर काम करने वाले हों तो इस देश को रोक नहीं सकता कोई भी। लेकिन उस एंगल पे सोचेंगे ही नहीं ना, बच्चों को काम देने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। भाई मुझसे वहां जब हम लोग वहां पे थे ना, तो वहां मुझसे एक सवाल पूछा किसी ने। उसने बोला कि हम डॉक्टर साहब 2 दिन से आपको देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ। सुबह से लगे हम लोग बोलने, मतलब मैं बोलने लगा सुबह से और रात तक बोल रहे हैं हम, चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, हम बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं। 9, साढ़े 9, 10 बजे तो हम लोग सेशन से ही खत्म हुआ हमारा, ठीक है। अब 10 बजे तक, सुबह से लेकर 10 बजे तक बोले जा रहा है बंदा। और जब हम 12 बजे बात कर रहे हैं किसी से, 11 बजे बात कर रहे हैं, तो भी मेरे चेहरे पे स्माइल वही है जो सुबह थी। तो बोलते हैं कि यार ये स्माइल का क्या कारण है। स्माइल का एक ही कारण है कि मैं मोबाइल का चस्का नहीं है मेरे को, और दूसरा मैं वो काम करता हूं जो मुझे पसंद है। तो अगर आपके बच्चा वो काम करता है जो उसको पसंद है, तो पूरे दिन में टेंशन का कौन सा रोल रह गया? 1% भी नहीं। और अगर आदमी टेंशन में नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं खुश हूं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता मैं दुनिया में किसी दूसरे आदमी को दुखी कर दूं।
क्योंकि मुझे उस खुशी का एहसास है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मज़ेदार चीज़ है। तो मैं क्यों ना उस खुशी को अपने माँ बाप को भी दूं, क्यों ना मैं उस खुशी को अपने बच्चे को भी दूं, क्यों ना उस खुशी को मैं अपनी बीवी को भी दूं, क्यों ना उस खुशी को अपने पड़ोसी को भी दूं। क्योंकि जैसे ही मैं आपको वही तो दे सकता हूं ना जो मेरे पास है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं तो मैं आपको फ्रस्ट्रेशन दूंगा, मेरे पास जहर होगा तो जहर दूंगा, है कोई फ्रूट होगा तो फ्रूट दूंगा, हैप्पीनेस होगी तो हैप्पीनेस दूंगा। मेरे पास जो है मैं आपको वही दे सकता हूं। तो पहले आपको खुश करने के लिए पहले खुद खुश होना पड़ेगा। तो खुद खुश होने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए आप बने हो। जो शुरू में बात हुई थी कि आप अपने बच्चे को कैसी जिंदगी देना चाहते हो। खुश जिंदगी के बारे में नहीं सोचता कोई, पर अगर खुश देखना चाहते हो तो खुश देखने का एक ही तरीका है कि जब बच्चा सुबह उठे और जहां उसे जाना हो उस जाने वाली जगह के लिए उसके लिए अंदर से खुशी होनी चाहिए ना। अगर दिल में यह यार अब फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ने जाना पड़ेगा, या फिर से इस नौकरी पे मन नहीं करता मेरा। अब पहले तो सुबह उठते ही हुआ कि नौकरी पे जाना पड़ेगा, फिर पूरा दिन वहां फ्रस्ट्रेशन रही, फिर वहां से नौकरी से जब वापस आया आते ही टेंशन हो जाएगी यार कल फिर जाना है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही दिन फेवरेट होएगा जिस दिन उसकी छुट्टी होएगी। लेकिन अगर आप अपने काम को पसंद करते हो तो दिन रात 24 घंटे आप खुश हैं और फिर आप दुनिया में किसी को दुखी नहीं कर सकते। यही एकमात्र रास्ता है मेरे बच्चे के खुश रहने का कि आपका बच्चा खुश होना चाहिए। यह पहला नियम है, क्योंकि अगर आपका बच्चा खुश है ना तो ही तो मेरा बच्चा खुश रहेगा। मान लो मैं तो अपने बच्चे को 18 साल तक तो इस समाज से बचा के कोने में अपने बच्चे को रख लूंगा कि छोटा बच्चा है, समाज बड़ा खराब हो गया है, बाहर नहीं भेजना है, अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन 18 के पार होते ही तो इसी समाज में छोड़ना पड़ेगा जी। फिर आपको वो नशेड़ी भी मिलेंगे, फिर आपको वो गुंडा तत्व भी मिलेंगे, फिर आपको वो बिके हुए लोग भी मिलेंगे, फिर आपको वो जाहिल लोग भी मिलेंगे, सब मिलेंगे फिर आपको। और अगर आपके पड़ोस में नशे के इंजेक्शन बिकते हैं तो आपका बच्चा ज़्यादा दूर नहीं है उससे। अगर पड़ोस में बंदूकें बिकती हैं तो भी ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर खुशी बिकती है तो फिर वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब अपने बच्चे की खुशी के लिए आपको पड़ोसी के बच्चे की खुशी के लिए भी काम करना पड़ेगा, आपको अपने गांव की खुशी के लिए भी काम करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले की खुशी के लिए भी काम करना पड़ेगा। और ये काम ना सिर्फ मुझे करना पड़ेगा, ये आपको भी 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 करना, सबको करना पड़ेगा ना। ऑप्शन ही नहीं है। मैं क्यों करूं आपके बच्चे के लिए? मैं तो आपके बच्चे के लिए इसलिए करूंगा ना क्योंकि आपके बच्चे की खुशी में मेरे बच्चे की खुशी है। तो फिर आप भी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं। और ये कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि समाज फिर हमसे ही तो मिलकर बनता है। मैं अकेला समाज नहीं हो सकता, आप अकेले समाज नहीं हो सकते। समाज हम दोनों मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर तो समाज बनेंगे। और ये समाज तय करेगा तो समाज अपने नियम भी बना लेगा। और कल को कोई पॉलिटिशियन उल्टा चलेगा तो उसकी गर्दन पकड़ के धरती में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये समाज तय करे ना। पर समाज के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। कहाँ है टाइम बताइए? अरे कौन आ रहा है, छोड़ रहा है, क्यों खाम खाई किसी को मगजमारी करी। अरे तो कल तो पॉलिटिशियन बन जाएगा, ये तो कल को इलेक्शन लड़ेगा पक्का, ऐसे लग जाएंगे हम करने, है ना। तो इसलिए फिर हमने एक चीज़ सोची कि अगर समाज इस बारे में काम करने के लिए तैयार होता हो तो क्यों ना इसके लिए एक पैटर्न तैयार किया जाए। और वो पैटर्न ये है कि जो ये नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी के लिए समाज तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाए, जिसके अंदर केवल मोहब्बत हो, जिसके अंदर केवल अच्छाई हो और केवल खुशी हो, कि सबके लिए खुशी है, सबके लिए काम, सबके लिए काम, 100% एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो मैं बात कह रहा था वो बात अधूरी रह गई, कुदरत की खासियत मैं बता रहा था। आप में से किसी ने खेती करी है? थोड़ी बहुत है कोई? आपने करी है, आपने करी है। खेती करने वालों को इस बात का ज़्यादा समझ है और वो बता देंगे, अगर 1 फुट बाई 1 फुट की ज़मीन ले लो और उसमें उस मौसम में गिरने वाले सारे बीज बो दो, कि वहाँ जवार भी बो दिया, वहाँ गवार भी बो दिया, बाजरा भी बो दिया, या फूल भी लगा दिए, करेला भी लगा दिया, सेब लगाया, कोई और पेड़ भी लगा दिया जो वहाँ हो सकता हो, तो कमाल की बात क्या है पता है? उस 1 फुट जगह में मीठा पेड़ भी उग जाएगा, कड़वा पेड़ भी उग जाएगा,
खट्टा भी उड़ जाएगा, नींबू भी उग जाएगा, बाजरा भी उग जाएगा, गेहूं भी उग जाएगा, सब उग जाएगा। इतनी कमाल की बात है। इसका मतलब सारा पोषण है धरती पे, सब कुछ है। इसका यह मतलब है कि आपका बच्चा जहां पैदा हुआ है ना, और उसके पास जो स्किल है, उसके लिए पहले से जगह कुदरत ने फिक्स कर रखी है। फर्क सिर्फ उसको पहचानने भर का है, बस, और कुछ नहीं। आपको अपने बच्चों से बात कैसे करनी है, आपको उनके साथ बिहेव कैसे करना है, आपको अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आना है, आपको अपने माहौल को कैसे सुधारना है, आपको उनको पहचानना कैसे है, और उसके लिए अपने समाज को तैयार कैसे करना है, यह तो बहुत लंबा विषय है। 30-35 घंटे लगातार बैठ के सुनेंगे तो बात बनेगी? अब इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास। फिर तो हमने क्या किया, हमने इसका एक ऑनलाइन वर्जन तैयार कर दिया। और उस ऑनलाइन वर्जन में मतलब क्या किया कि मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं कि तुमको अपने बच्चे, स्कूल में आने वाले बच्चों को आप कैसे पहचानेंगे। फिर हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। और मेरी फ्रेंचाइजी मॉडल भी था पहले, मतलब तो मैंने बंद कर दिया जब से मैं सोशल इस पे लगा। तो उसमें मैं फ्रेंचाइजी लेता था और समझाता था अपने काउंसलर्स को कि तुम मेरे जैसे काउंसलर कैसे बन सकते हो। तो उससे हम लोग उसको चलाते थे। इस लॉकडाउन से पहले 2016 से पहले मेरी पूरे इंडिया में 60-62 फ्रेंचाइजीज कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी। तो बाद में मैंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आने के बाद मैंने और कुछ शुरू कर दिया कि ये तो सब बर्बाद होने वाला है। क्योंकि अभी आपसे मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करी है, जब हम जुड़ जाएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और बाद में। और उससे आपकी औलाद के लिए, जैसे मैंने अभी नशा बताया ना, नशे के लिए तैयारी हो रही है, तो आपके आधार कार्ड के जरिए आपकी ज़िंदगी के अंदर घुसने की भी तैयारी हो रही है। आपके घरों में घुस चुके हैं, आपका बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आपका वोटर कार्ड, आपका सब कुछ आधार से जुड़ चुका है, आपका बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ी की आरसी, घर की आरसी, सब कुछ। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो मतलब इस हाल में हैं कि अब वो सरकार के तंत्र में घुसते ही जा रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में वो जिस तरह से कंट्रोल करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा तंत्र मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस ट्रेनिंग को एक बार हम कर रहे थे तो उस ट्रेनिंग को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो अपने पास रिकॉर्डेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने आप लोग यहां बैठे हो, आप अपने समाज के लिए करना चाहो या ना करना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक बात बता रहा हूं मैं, लेकिन आप अपने आप को तो जानना चाहोगे ही कि मैं किस काम के लिए बना हूं। अपने बच्चे को तो जानना चाहोगे ही, तो एक बार उसको समझ लो, ट्रेनिंग को, है कि नहीं? उस ट्रेनिंग को समझ लेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद आपकी फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि अगर आपने वो पहला स्टेप पूरा कर लिया तो ही मैं आपको आगे बताऊंगा ना कि कैसे करना है। मान लो आपको समझ में आना शुरू हो गया कि ये मेरा बच्चा इस कैटेगरी में, ये मेरा बच्चा इस कैटेगरी में, इसके लिए ये तैयार करना है, इसके लिए वो कैसे तैयार होगा, वो अगला स्टेप है। बट पहले स्टेप पे तो इस बात को समझना ही जरूरी है कि क्या ऐसी कोई साइंस अवेलेबल है जिसकी मदद से हम अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार कर सके कि हर बच्चे के लिए, हर हाथ के लिए कामयाब एक काम मिल सके उसको। तो इसलिए क्या हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, हम ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लगाएंगे। आपने एक ही काम करना है कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सारे लोग, जिसने भी ये सीखना है कि एजुकेशन की वो ट्रेनिंग कैसे लेनी है, बस इतना लिखना और कुछ नहीं। अपना नाम लिख के भेज देना है, और आज हम यहाँ देवास में मिले थे ये लिख देना है, ठीक है? मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, सारे नोट करिए, क्योंकि आपको जिसने भी सीखना है, मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन सीख रहा है, उसका ये फ़ायदा है। क्योंकि वो है लगभग 13-14 घंटे की ट्रेनिंग है बेसिक। तो वो 13-14 घंटे की ट्रेनिंग में आप रोज़ आधा घंटा लगा लीजिए, आप रोज़ 1 घंटा लगा लीजिए, आप उसको बैठ के सुनने लगोगे ना, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि मैं इस टाइम पे रेहान की बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम शाहरुख की बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम इसकी बात, मैं मतलब उसमें मैंने आपके परिवार का एक एक आदमी कवर किया हुआ है बिना उससे मिले हुए। जैसे मैंने उस बच्चे का करा ना, मुझे मालूम है कि वो क्या करता है। मुझे आपसे, आप मुझे बताएंगे ना कि ये वाली बात मैंने उसे कही, तो वो क्या कहेगा मुझे पहले से मालूम है। मतलब इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो मान लो आपको अपने रिश्तेदार, अपने जान, अपना
हर कोई अगर इतने अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपके झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके आपस में परिवारों में बहुत से झगड़े क्या होते हैं, इसको इतनी बार समझा लिया, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको इसलिए नहीं आ रहा। कैसे आएगा उसमें यह भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आएगा भी कि नहीं आएगा यह भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको कैसे करना है उसको बताना है, अपनी बीवी को कैसे समझाना है, अपने शौहर को कैसे समझाना है, अपने माँ बाप को कैसे समझाना है, अपने बच्चे को, उसमें सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ, मतलब समझना भी और समझाना भी। तो नंबर नोट कर लिए आप, 0 लगा के आप सेव करेंगे तो व्हाट्सएप पे आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई बार शो नहीं करता। 951817 951817, बाकी सारी 0, 0000, मतलब 4 बार आएगी 0, है ना। देवेंद्र बल्हारा, अंग्रेजी में स्पेलिंग DEVENDERBAL देना। कहाँ है वो मार्कर, कहाँ है, कहाँ गया, ठीक है ना। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और एजुकेशन वाली ट्रेनिंग भेज दो, ऐसा करेंगे। मैं गाड़ी में बैठूंगा, अपना व्हाट्सएप चेक करता जाऊंगा, जिस जिसका व्हाट्सएप आया होगा उसके पास ट्रेनिंग भेजता जाऊंगा, है ना। तो मतलब आप लोग, मतलब अगर यहां हस्बैंड वाइफ बैठे हों तो मेरा रिक्वेस्ट है दोनों करें और अलग अलग करें, इकट्ठे बैठ के ना करें, क्योंकि मैं शौहर की भी बात कर रहा हूं उस टाइम पर, मैं बीवी की भी कर और आपको वो, जब आप अकेले होंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अब बस उस प्रोसेस को आगे जाने दें और उसको उसी प्रोसेस से बढ़ने, जिस प्रोसेस से मैं आपको उसमें लिख के भेजूंगा कि आपको करना क्या है, इस ट्रेनिंग का आपको कैसे करनी है, कैसे सीखनी है और कैसे लिखना है और मुझे कैसे भेजना है और आपको उसको आगे कैसे समझना है। बस आप ये समझिएगा, करिएगा आप अपनी मर्जी से, जैसे आपको टाइम लगे, आपके काम की लगे तो करिए, नहीं लगे तो ना करिए, कोई वो बाउंडेशन इसके अंदर नहीं होगी। बस आपका जो मतलब फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए कि दिस इज फॉर एवरीवन। मतलब आप, मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये ट्रेनिंग इन लोगों के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए है। ये स्पेलिंग है मेरे नाम की, मेरा चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, निडर इंडिया, उसी की मैं लिंक भेजूंगा आपको जहां पर मैंने ये डाला हुआ है। तो इस पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी है कि आपके बच्चों को अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, हमारे बच्चों को, नॉट आपके बच्चों को, आगे फ्यूचर में सबसे बड़ी जो खतरा है वो किस चीज से है, क्योंकि ये अनपढ़ रखना, ये पढ़ाने के लिए दौड़ रखना और अनएम्प्लॉयड रखना और ये जो कानूनों में बदलाव लाना और नए नए कानून लेकर के आना, नए नए अध्यादेश लेकर के आना, नए नए षड्यंत्र रचना, ये एक कौम या एक जात या एक वर्ग के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। इस बीमारी का प्रोपेगेंडा भी पूरी दुनिया में था, मीडिया की झूठ भी पूरी दुनिया में है और सब कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये और भारत बच सकता है, सिर्फ मैं आपको बताऊं, इस पूरे खेल से सिर्फ भारत बच सकता है अकेला। उसका कारण क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर इतना अलग अलग रंग हैं, इतने धर्म हैं, इतनी मान्यताएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं कि आदमी अपनी संस्कृति को और अपनी मान्यता को मानने के लिए जान दे देगा। और वो धीरे धीरे उनको खत्म करने के लिए चल रहे हैं कि किसी तरह से आपकी अगली पीढ़ी आपकी मान्यताएं मानने से मना कर दे, उसको रूढ़िवादिता के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर। हमारे पुरखों ने वो चीजें बड़ी साइंटिफिक तरीके से चूज की थी, लेकिन उसको तोड़ रहे हैं, वो हर जगह से तोड़ रहे हैं, हर आदमी को तोड़ रहे हैं। इधर आप कबीलों में चले जाएंगे, इधर आप आदिवासियों में चले जाएंगे, उनकी मान्यताओं को भी तोड़ा जा रहा है। उनको बोलेंगे, अखबारों में छपेगा, आदिवासी लड़की ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, डीसी बन गई। अब वो जो डीसी बनी बड़े खुश हुए। किसी ने नहीं जाना इस बात को कि जब वो डीसी नहीं थी उससे 5 7 10 साल पहले तक सारी सरकारों ने जोर लगा के देख लिया, कोई आर्मी नहीं घुस पाई, कोई सरकारी आदमी नहीं घुस पाया, कोई जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया, कोई जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया, और वो खड़े रहे उस जमीन को बचाने के लिए। सड़क बनाने के लिए आई आर्मी, तो आर्मी के साथ सामने खड़े हो गए कि मर जाएंगे लेकिन अपनी जंगल को नहीं देंगे।
और फिर उन्होंने उन्हीं भीलों में से, उसी कबीले में से फिर एक लड़की को अफसर बनाया। फिर वो अफसर के स्वागत की तैयारी करने के लिए सड़क बना दी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो बनने नहीं दे रहे थे वो, लेकिन अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए तो सड़क बनाएंगे ही। उनकी बेटी आई, स्वागत करने के लिए सड़क बनी, और अब वहां सड़क बन के सरकार घुस चुकी है। और अब उनको, और पहली बार आदिवासियों की पेंशन बांध दी, उनका आधार बना दिया, उनका बायोमेट्रिक डेटा ले लिया, उनके सारे कागज लेने शुरू कर दिए, और अब कह दिया तुम्हारे तो कागज ही नहीं है इस जमीन के, अब निकलने के लिए तैयारी हो जाए। रोकेंगे तो नक्सली बना देंगे, विरोध करेंगे तो नक्सली बना देंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है, जब आपके लिए, आपके ऊपर जुल्म हो रहा हो ना, तो मेरा बोलना जरूरी हो। मैं बोलूंगा ना आपके लिए, कोई नहीं आरोप लगा पाएगा कि यह आतंकी है। और जब मेरे ऊपर जुल्म हो रहा होगा तब आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा कि यह जाट है। समझे ना? फिर यह बोला जाएगा कि यह इस देश का नागरिक है और इसके साथ गलत हो रहा है, और मैं खड़ा हूं इसके साथ, इस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो मैं अपने लिए बोलने की बजाय मैं आपके लिए बोलूं, और आप अपने लिए बोलने की बजाय मेरे लिए बोलेंगे, उस दिन सरकारों के पैरों के नीचे की जमीनें खिसकनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर अपने बच्चों के लिए तो काम करेंगे ही मिलके। असली पर्पस तो वही है। इस दौरान बीच में जो लड़ाई आएगी मिलके लड़ेंगे, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो पर्पस ये है, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम हर बच्चे के लिए, खुशी के लिए हम प्लान करें, और उसके लिए हम सबको ही मिलके करना पड़ेगा। बाहर से कोई नहीं आएगा, नेता कोई नहीं आएगा, टीचर को ज़रूरत नहीं है, ना सरकारी को ज़रूरत है, ना प्राइवेट को ज़रूरत है, ना सरपंच को ज़रूरत है, ना एमसी को ज़रूरत है, ना मेयर को ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपके हैं, समस्या आपकी है, समाधान के लिए काम आपको ही करना पड़ेगा। कल को आपके पास से समझ आ गई कैसे करना है, बस आपको इतनी तो समझना है करना कैसे है। करना अभी को है, मैं नहीं आऊँगा वहाँ से आपके लिए करने के लिए। समझने के, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप चाहे 20 बार बुलाओ। समझ आ गई उसके बाद चालू हो जाइए अपने लिए काम करना। मैं अपने उधर कर रहा हूँ, आप अपने इधर करिए, सिंपल सी बात है। इसी मिशन पे हम लोग लगे हुए हैं। जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, हमने एक संगठन तैयार किया था जिसमें अलग अलग लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं कि आप आइए, इस लड़ाई को बड़ा करते हैं अपने बच्चों के लिए। और कंस्ट्रक्टिव काम, मतलब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें हम परिवारों को जोड़ रहे हैं एक परिवार की तरह, तभी पॉसिबल है। इसके अलावा कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आता। ये मैंने आपको जस्ट एक थॉट दिया है, बीज दिया है, ज़्यादा देर तक आपको बिठा के रखने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि पूरी बात ख़त्म होनी नहीं है आज में। मेरा सबसे लंबा सेमिनार 7 घंटे चला। अब 7 घंटे आपको बिठा के मैं क्या करूँगा? मेंटली भी तैयार होकर नहीं आए हो आप, और हमें भी फिर निकलना है। तो मेरे पास तो बोलने का मटेरियल बहुत है, तो आपको ट्रेनिंग हम वैसे दे देंगे, आप करिए, और उसके बाद आपके जितने सवाल होंगे वो उन सवालों का जवाब देने के लिए हम फिर आ जाएंगे। फिर इंदौर में, देवास में और भोपाल में, तीनों जगह एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। आप अपने 20, 30, 50 दोस्तों को ले आओ, आप अपनों को ले आओ, अपने को ले आओ, परिवार ऐसे ही बड़ा होता चला जाएगा। विचार बड़ा हो गया, अगर विचार इस बात पे काम कर गए हम पूरा समाज के सब मिलके करेंगे, हो गया काम। क्यों जी? तभी तक तो रोड़ा है ना कि करेगा कौन? मैं क्यों करूं भाई? मान लो कोई कह देगा डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मैं तो नहीं बढ़ता भाई। क्यों? मैं तो अपने बच्चे का इंतजाम करके आया हुआ हूं, मेरी की टेंशन नहीं है। हाँ, मुझे अपने उसके बच्चे के लिए मुझे करना है, लेकिन वो मैं तब करूंगा जब आप मेरे साथ खड़े होंगे, ना मेरे पीछे चलना नहीं है, क्योंकि मेरा काम नहीं है ना, सबका काम है तो सब करेंगे ना। मैं क्यों करूंगा आपके लिए और आप क्यों करें मेरे लिए? तो मैं इसलिए करूं क्योंकि मेरा करना जरूरी है, आप इसलिए करें क्योंकि आपका करना जरूरी है, और वैसे हो जाएगा, है ना। तो इस मिशन पे ही लगे हुए हैं। लेट अस सी कितने कामयाब होते हैं। आप लोग जो है वो बड़े इत्मीनान से बैठे। आपका कोई सवाल है तो वो लेने के लिए मैं अब रेडी हूँ, उसको हम ले सकते हैं, मोटा मोटा कोई सवाल है तो, और अदरवाइज़ फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। तब तक आप इसको, वीडियो को बंद कर देना, इसको कर दीजिए, आप कर दीजिए, इस वीडियो को बंद कर दीजिए। कोई सवाल है तो आप वो शुरू कर सकते हैं हम लोग ना।